ओनली आईएएस में हम लोग बात कर रहे थे एंशिएंट इंडिया की, राइट है ना। तो एंशिएंट इंडिया का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और अभी जो हम आज चैप्टर बात करने वाले हैं वो है मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, राइट। कि एंशिएंट इंडिया के बारे में जो हमारा व्यू बना है वो कैसे बना, जो रिसर्च हुई है वो कैसे हुई है, कौन से लोग हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, और स्पेशली जो हम लोग बात करते हैं ना कि हाँ देखने का नजरिया, पर्सपेक्टिव क्या है एंशिएंट हिस्ट्री को लेकर, एंशिएंट इंडिया को लेकर। दिस इज समथिंग विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस चैप्टर, राइट। एक दूसरा सवाल आपने पूछा था सर कि हम क्या बुक रेफर कर रहे हैं, राइट। तो दो बुक आप कोई भी रेफर कर सकते हो। एक ये आर.एस. शर्मा जी की बुक है विच इज इंडियाज एंशिएंट पास्ट, विच इज सेम एज जो एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th, ऑलमोस्ट सेम है, राइट। अपनी किताब में वो थोड़ा सा ज्यादा लिबर्टी दे दी, उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं, राइट, बट इट्स ओके, ऑलमोस्ट सेम है, 99% इट इज सेम। तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है क्लास 11th की 2000 एडिशन, 99 एडिशन, ऐसा अगर आपको एडिशन मिल जाए तो आप इससे पढ़ सकते हैं। नहीं तो ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूं, ये जो क्लास की स्लाइड्स है, दीज आर गुड इनफ। इसके अलावा आपको कुछ और परेशान करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अगर आपके पास किताब नहीं भी है तब भी अब अगर आप यहां से पढ़ ले तो आर.एस. शर्मा जी की जो किताब है प्लस एंशिएंट इंडिया, हम यहीं तक लिमिट नहीं करेंगे, राइट। जो भी मुझे कुछ कंटेंट ऐड करना होगा, मुझे लगेगा कि ये डिस्कस और कर लेते हैं, आई विल कीप ऑन एडिंग, राइट। तो आप इन साइट्स को भी रेफर कर सकते हैं, दीज साइट्स आर विद यू, राइट। आप ये पीडब्ल्यू एप्लीकेशन से डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए खैर बात शुरू करते। तो हम बात करें, दिस इज चैप्टर 2, दिस इज मॉडर्न हिस्टोरियंस। कि हाँ जो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं वो भारतीय हैं, राइट, तो क्या व्यू है, और अगर वो अंग्रेज हैं तो क्या व्यू है, राइट। तो ये थोड़ा सा इस चैप्टर हमें सिखाता है कि हाँ किस तरीके से अंग्रेज जस्टिफाई कर रहे हैं हमारी एंशिएंट इंडिया को देखकर, हमारी हिस्ट्री को देखकर वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई इनको गुलाम बनाना सही है, राइट। ऐसी बातें कर रहे हैं वो, राइट। तो ये चैप्टर हमें ये बताता है कि किस तरीके से ये जस्टिफिकेशन है कि अगर उन्होंने हमें कॉलोनी बना लिया है, हमें अपना गुलाम बना लिया है, तो हम इसी लायक हैं, राइट। हाँ ये बिल्कुल सही है, ऐसा कह के जो है वो जस्टिफाई करेंगे। इनफैक्ट सवाल जो है शुरू करते हैं सवाल से। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको सवाल दिया था, आप में से बहुत लोगों ने आंसर किया है कमेंट सेक्शन में, राइट। ग्रेट, मैंने पढ़े आपके कमेंट्स, रियली गुड, राइट। एंड कीप ऑन डूइंग दैट ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएं और चैप्टर को अपने अंदर इनकलकेट कर पाएं, राइट। तो सवाल की दृष्टि से जो है पूरे चैप्टर को देखिएगा। सवाल है कि मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियंस कि जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं वो किस तरीके से जवाब देते हैं, किस तरीके से रेक्टिफाई करते हैं उन गलतियों को जो कॉलोनियल हिस्टोरियंस करते हैं। मैं बताता हूं क्या होता है कॉलोनियल हिस्टोरियंस, बट जो अंग्रेज हिस्टोरियंस हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, उनको किस तरीके से जो है रेक्टिफाई किया है, सही किया है हमारे अपने इंडियन हिस्टोरियंस ने, ये जो इस नजर से इस चैप्टर को देखेंगे, राइट। तो यू हैव टू डिस्कस। चलिए आइए समझते हैं। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आई एम कोर फैकल्टी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, राइट, प्लस आई एम ऑथर एंड फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड कल्चर, आप मुझसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो है आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 8 years और जो है आई हैव बीन डायरेक्टर एट अ वेरी फेमस टेक फर्म, राइट, प्लस बाकी एक्सपीरियंस आप मेरा यहां से पढ़ रहे हैं। आइए बात शुरू करें, राइट। चलिए तो यहां पे हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजों का व्यू क्या है, बताता हूं मैं कॉलोनी मतलब, बट हाँ कॉलोनियल व्यू क्या है, राइट, है ना, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी एंशिएंट इंडिया में। सेकंड नेशनलिस्ट अप्रोच की जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, राइट, जो नेशन की बात कर रहे हैं, जो देश जो है राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, प्लस नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, ये तीसरा एंगल उठाया है ऑथर ने, और चौथा थोड़ा सा क्रूशियल है विच इज कम्युनल अप्रोच। तो ये 4 टॉपिक हम लोग यहां पे टेकअप करेंगे। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम कॉलोनियलिस्ट व्यू, राइट, कि कॉलोनियलिस्ट व्यू, बट पहले समझते हैं कि कॉलोनी क्या है। अब अंग्रेजों ने, जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स हमारे देश पे राज्य कर रहे हैं फ्रॉम 1757, राइट, 1757 से राज्य शुरू हो जाता है, राइट। और मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि 1857 तक पहले जो राज्य है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, राइट, और उसके आगे क्राउन रूल चालू हो जाता है टिल 1947, राइट। तो जब ये भारत पे राज्य कर रहे हैं तो टेक्निकली ये जो राज्य है, इस राज्य को कहा जाएगा कि इंपीरियल रूल है, और यहीं से वर्ड आता है इंपीरियलिज्म, मतलब कि कोई फॉरेन कंट्री है, कोई दूसरा देश है जो इस देश के ऊपर राज्य कर रहा है, जो पॉलिटी है, जो सोवरेनिटी है वो इनकी है, तो वो हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, हम गुलाम हैं। तो ये कैसी पावर हो गई, ये इंपीरियल पावर हो गई, एंड दिस प्रोसेस और दिस पॉलिटी, दिस फिलॉसफी विल बी कॉल्ड एज इंपीरियलिज्म,
और हम क्या बन जाएंगे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली हम बन जाएंगे इनकी कॉलोनी, राइट, हम ब्रिटेन की कॉलोनी बन जाएंगे। अब ब्रिटेन की हम ही कॉलोनी नहीं होंगे, इनकी और भी कॉलोनी होगी, फॉर एग्जांपल बर्मा होगा, एंड देयर विल बी लाइक एन नंबर ऑफ कॉलोनी, C1 C2 C3, बहुत सारे और देश होंगे जो इनके राज्य के अधीन है, राइट। नाउ एज अ कॉलोनी ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, एज अ कॉलोनी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो भी इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी, ये भी पूरी तरह से किसको सपोर्ट करे, ब्रिटेन को सपोर्ट करे, हमारे देश को ना सपोर्ट करे। मतलब जो आर्थिक व्यवस्था है, जो आर्थिक जो है विकास है, इकोनॉमी जो इंडिया की है, वो ऐसी बन जाए कि ब्रिटेन की इकोनॉमी ग्रो करने लगे, सारी ग्रोथ सारी प्रॉस्पेरिटी उनके पास जाने लगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बनाए रॉ मटेरियल, राइट, रॉ मटेरियल पैदा करें और उनको भेज दे ताकि वो लोग उसकी प्रोसेसिंग कर सके, राइट, वो लोग प्रोसेस करके हमारे यहां सामान भेज दे और हम लोग खरीदे। तो इस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी होगी वो उनकी सबसर्विएंट हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी भी उनकी गुलाम हो जाएगी। तो हम क्या बन जाएंगे, हम बन जाएंगे उनकी कॉलोनी, राइट। और ये सवाल खाली इकोनॉमी का नहीं है। अब ये ऐसा होने देने के लिए अगर वो सही में ऐसा करने लगेंगे तो हम लोग विद्रोह करेंगे, मना करेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हो, गलत हो रहा है। तो ये खाली इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल की बात नहीं, दिस कंट्रोल ऑटोमेटिकली मीन्स कि हमारी पॉलिटी के ऊपर भी उन्हीं का कंट्रोल रहेगा, तो पॉलिटिकल कंट्रोल भी है। तो कॉलोनी का मतलब कि हमारी पूरा राज्य जो है, पूरी पॉलिटी है जो उन्हीं के पास रहेगी। एंड थर्ड, जो सबसे सस्टेनेबल माना जाता है कि हां अगर किसी को कॉलोनी बनाना है तो सबसे घटिया काम जो कोई कर सकता है वो ये कर सकता है कि हमारे कल्चर पे भी कंट्रोल कर ले, और इसीलिए वो इंग्लिश एजुकेशन, क्रिश्चियन मिशनरीज, ये सारी चीजें हमारे यहां लेकर आएंगे। देखेंगे सब, देखेंगे आगे कैसे होगा, बट समझो कि कॉलोनी का मतलब ये हो गया कि हाँ भाई कि हमारी इकोनॉमी, हमारी पॉलिटी, हमारा कल्चर सब कुछ अधीन हो जाएगा अंग्रेजों के। तो ये सारी कॉलोनीज किस लिए जिंदा है, किस लिए सर्वाइव कर रही हैं, ताकि अंग्रेजों की इकोनॉमी ग्रो कर सके, राइट, इनकी इकोनॉमी ग्रो करे, ये खूब फले फूले। तो हम क्या बने, कॉलोनी। अब कॉलोनियल हिस्टोरियन मतलब ये हुआ, अगर कोई ऐसा है जो इस कॉलोनी को सपोर्ट करता है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई वो कॉलोनियलिस्ट है, राइट, कॉलोनियलिस्ट, कि वो ऐसा हिस्टोरियन है जो इस पूरे प्रोसेस को कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही प्रोसेस, राइट। क्यों ये जस्टिफाइड है, क्योंकि टेक्निकली ये जस्टिफाइड नहीं है, किसी भी ग्राउंड से देखो तो ये जस्टिफाइड नहीं है कि किसी देश को आप अपना गुलाम बना ले। बट कॉलोनियलिस्ट हिस्टोरियन का काम यह होगा कि वो इस बात को जस्टिफाई करे, इस बात को प्रूव करे कि हाँ जो ब्रिटेन हमारे साथ कर रहा है वो सही है। तो सबसे पहले इन लोगों का नजरिया समझते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, और क्यों ही ये लोग हमारी एंशिएंट इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, क्यों ही अंग्रेज समझना चाहते हैं कि हमारे काल में, हमारे पास में क्या हुआ है, राइट। तो कॉलोनियलिस्ट व्यू एंड देयर कंट्रीब्यूशन, ये हमारा पहला टॉपिक है। सबसे पहले इन लोगों का व्यू समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा, कैसा जनरलाइजेशन हमारे बारे में किया, कैसी कैसी गलत भावनाएं बना ली, इस बात को सबसे पहले यहां पे पकड़ते हैं। नाउ तो टेक्निकली जो जरूरत पड़ी है उनको, तो जैसा कि मैंने कहा कि 1750 के बाद 1757 टेक्निकली, बट रफली 1750s या 1757 ही कह लो, 1757 के बाद जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन हमारे ऊपर आने लगेगा, राइट, जब वो हमारे ऊपर रूल करना शुरू करेंगे, तब उन्हें रियलाइज होगा कि क्या हम भारत को जानते हैं, क्या यहां लोगों को हम जानते हैं। उनको रियलाइज होगा नहीं, अगर हम नहीं जानते तो इनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा समझो इनके बारे में, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में, और ये नीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। 1765 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत ये जो एरिया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो एरिया है, ये अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। अब यहां पे उनको जुडिशरी चलानी है, राइट, जुडिशरी चलाना है, कानून व्यवस्था देखनी है। अब जब कानून व्यवस्था देखनी है तो कानून व्यवस्था में या तो उन्हें हिंदू लॉ की जरूरत पड़ेगी, राइट, हिंदू लॉ, और या फिर उनको मुस्लिम लॉज की जरूरत पड़ेगी। तो टेक्निकली उन्हें कोलैबोरेट करना पड़ेगा या तो ब्राह्मण से, पंडितों से, या फिर उनको कोलैबोरेट करना पड़ेगा हमारे मौलवी से,
तब कहीं जाके वो न्याय व्यवस्था देख सकते हैं, राइट। अदरवाइज उनको पता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे यह क्या कानून माना जाता है, यहाँ के कस्टम्स क्या है, यहाँ के लॉस क्या है, क्या इसका आइडिया उनको है? क्या उनको पता है कि हमारे हिंदू लॉस क्या है, क्या हमारे मुस्लिम लॉस क्या है? नहीं, उनको ये आइडिया नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि इस कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, और ग्रेजुअली दे विल रियलाइज कि उनको भी पढ़ने की जरूरत है, उनको भी रिसर्च करने की जरूरत है। एंड इसके तहत पहली बार 1776 में, राइट, 1776 में फॉर द फर्स्ट टाइम दे विल ट्रांसलेट मनुस्मृति। मनुस्मृति को ट्रांसलेट करेंगे, और मनुस्मृति को ट्रांसलेट करके जो बुक बनेगी, दैट बुक इज कॉल्ड एज अ कोड ऑफ जेंटू लॉज। अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, राइट। अच्छा, बाय द वे, है ना, ये मूवी नहीं चल रही है ना, आपको भी ऐसी लाइन खींचनी है और ये नोट्स बनाने हैं। एक बार ये नोट्स बन गए, राइट, उसके बाद ये चैप्टर आपका है, ये टॉपिक आपका है, और धीरे धीरे एक एक चैप्टर करके पूरी एंशिएंट इंडिया पे आपकी कमांड आ जाएगी, राइट। तो मैं जब लिखूं तो मेरे साथ आपकी भी कॉपी पेन खुले होने चाहिए, राइट, स्केल चल जानी चाहिए, लाइन खिंच जानी चाहिए, और ये सारी चीजें जैसे जैसे आप ऐड करते चलेंगे, यू विल हैव अमेजिंग कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट, राइट, है ना। तो विद मी, राइट, विद मी जो है, यू हैव टू क्रिएट दीज टाइमलाइंस, दीज माइंड मैप्स। अगर ये माइंड मैप्स टाइमलाइन क्रिएट कर रहे हो तो बाय द टाइम आई विल कंप्लीट एंशिएंट इंडिया, आप इंडिया में वन ऑफ दोज होंगे जिनको एंशिएंट इंडिया पे सबसे ज्यादा कमांड होगी, राइट, है ना। तो प्लीज जो है इसके साथ ही थोड़ा स्केच एक्सरसाइज ये सब करते रहना पड़ेगा, खाली बैठ के देखना नहीं है, राइट। पहले चैप्टर मैंने ऐसा नहीं कहा क्योंकि पहले चैप्टर में ऐसा कुछ बहुत था नहीं, बट यहाँ पे है, राइट। यहाँ पे यू कैन मेक टाइमलाइंस, यू कैन टेक नोट्स, प्लस कुछ किताबें हैं जो यूपीएससी एमसीक्यू में पूछ सकता है, प्लस बहुत अच्छे सवाल मेन से बन सकते हैं, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा देखेंगे इसको। खैर, तो यहां पे पहली बार हमने देखा कि मनुस्मृति ट्रांसलेट कर दी गई, राइट। आते हैं थोड़ा साइड पे भी आते हैं, तो पहली बार अ कोड ऑफ जेंटू लॉज, पहली बार ये बुक ट्रांसलेट हो गई है। क्यों? क्योंकि जरूरत है भाई, एडमिनिस्ट्रेशन में जिनको जानना है कि हमारे कानून कैसे क्या है, राइट। नाउ गेम चेंजेस व्हेन सर विलियम जोन्स कम्स। सर विलियम जोन्स नाउ सर विलियम जोन्स इज बेसिकली जो है अ ब्रिटिश ऑफिशियल, और जब वो इंडिया आए तो उनको बड़ा रुझान है, बड़ा इंटरेस्ट है इंडियन कल्चर में, इंडियन कस्टम में, राइट, है ना। ऑनेस्टली उनको काफी जो है, नॉट फॉर कॉलोनियल जो है व्यू, बट स्टिल एनीवे उनको काफी जो है इंटरेस्ट है कि हाँ हमारा कल्चर कैसा है, इंडियन ओरिएंटल कल्चर कैसा है, ये सारी बातें वो जानना चाहते हैं यहाँ पे। तो सर विलियम जोन्स, और इसी के तहत 1784 में सर विलियम जोन्स स्थापना करेंगे 1784 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एंड दिस इज बाय सर विलियम जोन्स। और इसी के तहत एक ट्रांसलेशन हमको देखने को मिलेगा जब वो यहां पर रिसर्च चालू करेंगे। तो वन ऑफ द बुक, वेरी वेरी फेमस बुक, कालिदास की एक किताब है अभिज्ञान शकुंतलम, राइट। वो पढ़ेंगे एकदम मुग्ध हो जाएंगे, क्या बात है भाई, अभिज्ञान शकुंतलम, राइट, है ना। तो शकुंतला की स्टोरी है वो अभिज्ञान शकुंतलम, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो दिस ट्रांसलेशन इज इन 1789। तो 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम ट्रांसलेट होगी, अभिज्ञान शकुंतलम, राइट। अभिज्ञान शकुंतलम को यहां पे ट्रांसलेट किया जाएगा। देन और रिसर्च बढ़ेगी, लोगों में क्यूरियोसिटी आने लगेगी, अरे कालिदास ने इतना अच्छा लिखा था, राइट। एंड देन वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस बुक 1785 में ट्रांसलेट हो रही है भगवद गीता। 1785 भगवद गीता ट्रांसलेट हो रही है। अब ये सवाल हो सकता है, भगवद गीता किसने ट्रांसलेट की है? ट्रांसलेट की है चार्ल्स विल्किंस ने। तो ये 1770s का दौर या 80s का दौर आप समझिए। तो 80s के दौर से ही क्या है कि रिसर्च चालू हो गई है कि हाँ भारतीय इतिहास क्या है, या ऐसी कौन सी अच्छी किताबें लिखी गई हैं। तो काफी रुझान आने लगा है लोगों का, काफी इंटरेस्ट आने लगा है लोगों का कि अच्छा ये सारी चीजें हो रही है। अभी कॉलोनियल व्यू भी आ रहा है इसमें, राइट। नाउ बिकॉज ऑफ दिस हम देखेंगे कि अब ये जो रिसर्च हो रही है, जब ये बातें पता चल रही हैं, तो दिस विल इन्फ्लुएंस द यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी, इनको लगेगा क्या बात कर रहे हो, ये सब लिखा था इंडिया में, राइट। ऐसा लिटरेचर भी एग्जिस्ट करता है इंडिया में,
तो मीनवाइल बाकी हम देखेंगे कि भाई यहां पे इंडिया में शुरुआत हुई थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से, बट वहीं 1804 तक जाके बॉम्बे में भी 1804 में बॉम्बे में भी एशियाटिक सोसाइटी बन रही है। बॉम्बे की एशियाटिक सोसाइटी, बॉम्बे, राइट, एशियाटिक सोसाइटी आप पूरा लिखिएगा, बॉम्बे की एशियाटिक सोसाइटी। सिमिलरली एक चेयर जाके ब्रिटेन में बन रही है 1823 में, राइट। तो दिस इज चेयर इन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई काफी ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस हो चुका है, काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, लोग जानना चाहते हैं इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन कस्टम के बारे में, प्लस उनकी नीड भी है, देखो उनकी जरूरत भी है, वो समझना चाहते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, राइट, है ना। तो वी विल रियलाइज कि बाय 1820s 1830s ऑलरेडी काफी बातें आगे बढ़ चुकी हैं, काफी रिसर्च आगे हो चुकी है। तो विलियम जोन्स जब संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत कहते हैं कि संस्कृत इज समवॉट सिमिलर टू लैटिन, समवॉट सिमिलर टू इंग्लिश, एंड इनफैक्ट इसका स्ट्रक्चर भी बेटर है। तो यूरोपियन कंट्रीज और जानने लगती, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या, राइट। एंड हमने देखा कि ब्रिटेन में हमारी चेयर क्रिएट हो रही है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन क्रिएट हो रहा है, राइट। नाउ अब 1850s तक आते आते आता है दौर मैक्स मुलर का, उसी की कहानी आगे बढ़ाते हैं, राइट, मैक्स मुलर। तो नाउ ये दौर है 1850s का। 1850s में एक तो मैक्स मुलर की एंट्री हुई है, मैक्स मुलर, राइट, मैक्स मुलर जो है जर्मन स्कॉलर है, राइट, ही इज अ जर्मन बॉर्न स्कॉलर, बट ही इज ऑपरेटिंग फॉर ब्रिटेन ओनली, है ना, जो भी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं इट इज सपोर्टेड बाय ब्रिटेन ओनली, राइट। तो ये ओवरऑल जो है ज्यादा टाइम भी अपना स्पेंड करेंगे इंग्लैंड में ही स्पेंड करेंगे, राइट। एंड ही इज ऑल्सो लाइक यहाँ के वेद पढ़ लेते हैं, यहाँ के उपनिषद पढ़ लेते हैं, तो वो हमारी पूरी हिस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं, जरूरत भी है, वी नीड दिस स्कॉलर्स, दे नीड दी स्कॉलर्स, क्योंकि इसी समय और भी जरूरत पैदा हो रही है। 1857 की जो क्रांति है 1857 में भारत इस सिचुएशन से विद्रोह कर देगा, तो रिवोल्ट हो जाएगा, रिवोल्ट ऑफ 1857। अब ब्रिटेन और भड़क गया है, ब्रिटेन को समझ नहीं आ रहा कि कैसे हैंडल करे, क्या किया जाए, तो भारत के बारे में जानने की जो जरूरत है वो और बढ़ रही है। इसके पहले भी जरूरत थी, राइट, इसके पहले भी जरूरत थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जुडिशरी के लिए, एटसेट्रा जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ ये रोल सही है, ये रूल हमारे यहां सही है, राइट। बट अब तो और ज्यादा जरूरत हो रही है, प्लस इनफैक्ट खाली इतना नहीं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज चाहते हैं कि उनको बताया जाए कि हिंदुज्म में पेन पॉइंट क्या है। क्रिश्चियन मिशनरीज वो चाहते हैं कि हिंदुज्म का पेन पॉइंट बताया जाए उन्हें, ताकि वो लोग वही काम करके, वही चीज सही करके, वही पिच करके कहें कि हाँ ये दर्द है, हाँ तो अच्छा कन्वर्ट हो जाओ, राइट, है ना, क्रिश्चियनिटी में आ जाओ, तो इस तरीके से लोग कन्वर्ट हो जाए। तो डिमांड यहां पे बहुत ज्यादा आ चुकी है 1850s तक आते आते कि भाई भारत के बारे में और बातें बताई जाए, राइट, है ना। तो ये ऐसा जरूरी नहीं 1850s ही समझो आप, 1820s के बाद ही या 1800 के दौर में ही जो है ये बात काफी डिमांड फॉर इंडिया काफी ज्यादा बढ़ रही। खैर तो नाउ तो मैक्स मुलर जो है हियर वी विल सी कि अ लॉट ऑफ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, एंशिएंट बुक्स विल बी ट्रांसलेटेड। अभी तो अर्थशास्त्र ढूंढी ही नहीं गई है, उस समय अर्थशास्त्र मिल जाती तो पता नहीं क्या होता, राइट। तो एंशिएंट बुक्स को जो है ट्रांसलेशन यहां पे बहुत सारा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैक्स मुलर की जो फेमस किताबें हैं, राइट, इट इज सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, ये किताब लिखेंगे वो, किताब नहीं लिखेंगे वो, किताबें लिखेंगे वो, राइट। सीरीज है ये भाई, पूरी सीरीज, 50 किताबें हैं कुछ उसमें, और ये सीरीज बहुत पॉपुलर होगी, राइट, सब देखेंगे, है ना। जैसे आती है बहुत पॉपुलर नेटफ्लिक्स सीरीज, तो नेटफ्लिक्स सीरीज टाइप है ये कि हाँ पूरी किताबें लिखे जा रहे हैं, लोग पढ़े जा रहे हैं कि भारत में ये होता है, भारत में ये होता है, वेदों में ये लिखा हुआ है, उपनिषद में ये लिखा हुआ है, तो ये सारी बातें लिखे जा रहे हैं, लोग पढ़े जा रहे हैं, राइट। तो इस तरह से पूरी किताबें छाप दी इन्होंने, सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट। तो ये तो खाली कवर है, बट किताबें देखोगे तो भरी पड़ी है भाई, बहुत किताबें।
राइट, और ये रेफर करने लगेंगे, अंग्रेज रेफर करने लगेंगे, राइट, है ना, जो है ब्रिटेन पूरा, जब ब्रिटेन सरकार इसको पढ़ने लगेगी, पार्लियामेंटेरियंस पढ़ने लग जाएंगे कि भाई क्या कह रहे हैं, क्या क्या हुआ था भारत में, राइट। तो एक तो ये व्यू, एंड ये जो व्यू है, ये जो किताबें हैं, इसमें आप देखेंगे जनरलाइजेशन। अब ये इंपॉर्टेंट है, राइट, है ना। अब थोड़ा जो है पेन रख दो और सुनो मेरी बात, राइट, कि जनरलाइजेशन, कि भारत के बारे में बहुत सारी बातें लोग जनरलाइज करने लगेंगे कि भारत में ऐसा सही है ना। जो हम लोग बात कर रहे थे ना जस्टिफिकेशन की, ये है जस्टिफिकेशन। सुनिए क्या कहते हैं ये भारत के बारे में। कहते हैं कि भाई जो भारत है, जो भारतीय राइटर्स हैं, उनको टाइम का कोई अंदाजा ही नहीं है, क्रोनोलॉजी का उनको कुछ पता ही नहीं है, राइट। तो ना कोई टाइम का सेंस है, ना ही क्रोनोलॉजी का सेंस है। जब हम लोग किताबें लिखते हैं तो उसे पढ़कर यह नहीं पता चलता कि पहले क्या हुआ है, बाद में क्या हुआ है, राइट, बताना मुश्किल है। तो क्रोनोलॉजी, समय का, कि पहले क्या हुआ है बाद में हुआ, इसका कोई आइडिया नहीं है हमारे राइटर्स को, वो लिखता ही नहीं है इस बारे में। इनफैक्ट ऐसा कह लो इसे जो है लेमन टर्म्स में कि हाँ, हिस्ट्री राइटिंग, हिस्ट्री लिखना हम लोगों को आता ही नहीं है। एंशिएंट इंडिया में हिस्ट्री का कोई जिक्र ही नहीं है, लिखा ही नहीं गया कि पहले कौन राजा, फिर कौन आया, फिर किसी ने लिखा ही नहीं, जरूर ही नहीं समझा, राइट। प्लस दूसरा हम लोग बचपन से ही, मतलब शुरू से ही डेस्पोटिक रूल के शिकार रहे हैं। डेस्पोटिक रूल मतलब कोई डिक्टेटर रहा हो, डेस्पोटिक राजा रहा हो, जो बिल्कुल अपने मन की करता हो, उसे जो मन में आए वो करे हो। तो हम बचपन से, मतलब एंशिएंट इंडिया से ही हम लोग डेस्पोटिक रूल के अंदर जिए हैं, तो हम लोग को डेस्पोटिक रूल की आदत है। क्या कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि हाँ, जब इनको डेस्पोटिक रूल की आदत है तो अंग्रेजों को भी डेस्पोटिक रूल ही करना चाहिए। अंग्रेजों को ऊपर से हमें बताना चाहिए कि हम लोग को कैसे सांस लेनी है, राइट। तो डेस्पोटिक रूल जो है जस्टिफाइड है क्योंकि हमको उसकी आदत है, ये कह रहे हैं यहां पे। प्लस ये कह रहे हैं कि हमारा जो भारतीय है, एक भारतीय की जीवन की चिंता ये है कि हाँ, अगली दुनिया में क्या होगा, मरने के बाद क्या होगा, ये उनके जीवन की सबसे बड़ी जो है चिंता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो वो पूरा जीवन किस चीज में लगे हुए हैं कि हाँ, जीवन में मरने के बाद हमें जो मोक्ष मिलेगा या जो भी मिलेगा, राइट, वो उसको सही करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए पूरा जीवन लगा रखा है। तो स्पिरिचुअलिज्म जो है, स्पिरिचुअलिज्म यहां का मेन फोल्टे है, राइट। और दूसरी दुनिया यहां की सबसे बड़ा कंसर्न है कि दूसरी दुनिया में क्या होगा, राइट, ये कह रहे हैं वो। प्लस कह रहे हैं कि भाई यहां पे कास्ट सिस्टम है और लोगों में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है, राइट, है ना। जो ये छुआछूत, भेदभाव, ये सब बहुत ज्यादा है। ये तो बात थोड़ी ठीक ही कह दी इन्होंने, राइट। बट यस, कास्ट सिस्टम की बुराई कर रहे हैं कि कास्ट सिस्टम है हमारे यहाँ पे। खैर, इंडियंस हैड नो सेंस ऑफ नेशनहुड। सुनिए बात को, कि इनको नेशनहुड का आइडिया नहीं है, राइट। इसको थोड़ा सा जो है बनाते हैं कि कह रहे हैं कि जनरलाइजेशन, अगर आप समझिए, की वर्ड समझिए जरा, ये नोट कर सकते हो, जनरलाइजेशन भी है और जस्टिफिकेशन भी है। तो कह रहे हैं पहला पॉइंट कह रहे हैं कि हमको क्रोनोलॉजी और टाइम का कोई आइडिया नहीं। क्रोनोलॉजी यानी हमको हिस्ट्री का कोई आइडिया नहीं है, समय के हिसाब से हम लोग नहीं लिखते। और क्या कह रहे हैं ये, और ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहां हमें आदत है डेस्पोटिक रूल की, ऐसा राजा जो मनमानी करे, अपने मन में जो आए वो करे, डेस्पोटिक रूल की हमको आदत है, दिस इज फाइन विद अस। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि भाई जो है स्पिरिचुअलिज्म और नेक्स्ट वर्ल्ड, यही इसको लेके हम लोग परेशान हैं। स्पिरिचुअलिज्म एंड नेक्स्ट वर्ल्ड, इसको लेके भारतीय परेशान है, राइट, वो उसी में लगे रहते हैं। चौथी बात उन्होंने करी कास्ट की, कास्ट और उसका डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई ऊंच जात है, कोई नीच जात है, ये बात कही इन्होंने, राइट। और आखिरी में ये कहते हैं कि भाई नेशनहुड मतलब राष्ट्र, तो नेशनहुड मतलब लोगों को ये भावना नहीं है कि वो भारत को बिलोंग करते हैं, राइट, कि हाँ हम भारत को बिलोंग करते हैं, ऐसी हमारे अंदर कोई भावना नहीं है ना, हमारे अंदर फीलिंग ही नहीं कि हम भारत को बिलोंग करते हैं। प्लस एंड नेशनहुड भी नहीं है, और सेल्फ गवर्नमेंट हमको आती ही नहीं है, खुद को रूल करना हमको आता ही नहीं है, तो सेल्फ गवर्नमेंट भी हमको नहीं आती। दिस इज व्हाट इज कॉलोनियलिस्ट व्यू, राइट। ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस मैक्स मुलर, और यही बातें आगे रेजोनेट होने लगेगी, मैक्स मुलर लिख के जाएंगे, बाकी लोग भी यही बातें करने लगेंगे, यही बातें करने लग जाएंगे, राइट, कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, राइट। एंड दिस इज द कॉलोनियल व्यू। एंड इन्हीं बातों को आगे बढ़ाने के लिए, इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए आते हैं, एक राइटर है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखते हैं,
राइट, इनफैक्ट उसी टाइमलाइन पे डाल दूं मैं इसे भी। राइट, तो 1904 में एक किताब आ रही है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यही जो बातें ये बता के गए, राइट, यहां पे हमने देखा कि जनरलाइजेशन, राइट, और 1900 समवेयर। नाउ ईयर इज नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग स्टोरी लिख रहे हैं तो ठीक है, ईयर की बात करें दे रहे हैं। तो एक ऑथर होते हैं विंसेंट आर्थर स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ, राइट, विंसेंट आर्थर स्मिथ, और इनकी किताब है, इनकी किताब का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। राइट, तो वो भी यही जस्टिफिकेशन, यही जनरलाइजेशन आगे लेके जा रहे हैं, वो भी यही सारी बातें कर रहे हैं। राइट, इनफैक्ट अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में विंसेंट आर्थर लिखते हैं कि शुरू से ही हमारे यहां पे फॉरेनर्स का बड़ा रोल रहा है। राइट, जैसे कि अलेक्जेंडर की बात करते हैं, उनकी मोर देन 50% बुक अलेक्जेंडर के ऊपर है। इनफैक्ट अलेक्जेंडर बहुत नीचे परकुलेट हुआ भी नहीं था, ब्याज से वापस चला गया था। राइट, ऐसा भी नहीं कि वो आया हो, अंदर अटैक किया हो, समथिंग, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। बट स्टिल टू प्रूव हिज पॉइंट कि फॉरेनर्स की इंपॉर्टेंस इंडिया में कितनी ज्यादा रही है, उसने किताब का मैक्सिमम हिस्सा अलेक्जेंडर पे लिख दिया है। राइट, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट डेस्पोटिज्म, कि हमको आदत है भाई इस तरह के रूल की, कि राजा मनमानी करे, हमको बड़ा अच्छा लगता है, हमको इसी में मजा आता है। राइट, प्लस ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि इंडिया में कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं होती। सिमिलर बातें कर रहे हैं ये भी। राइट, कोई जो है पॉलिटिकल यूनिटी एज सच नहीं होती, और इनफैक्ट जो भी पॉलिटिकल यूनिटी आई है वो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों की वजह से आई है, ब्रिटिश रूल। तो अब वो जस्टिफाई करना चालू कर रहे हैं इसी जनरलाइजेशन के बेसिस पे, कि अगर कोई यूनिटी आई है, अगर हम पूरा भारत किसी एक राज्य को बिलोंग कर रहे हैं, वो बिकॉज कि अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना दिया। इनफैक्ट वापस आते जनरलाइजेशन पे, तो वी विल रियलाइज कि फ्रॉम हेयर, क्योंकि हमें डेस्पोटिक रूल की आदत है, हमें सेल्फ गवर्नमेंट आता नहीं है, एंड दैट इज द रीजन इट इज ओके कि अगर ब्रिटिशर्स डेस्पोटिक हो जाए, इट इज ओके कि हाँ फॉरेन रूल, इंपीरियल रूल हमारे ऊपर रहे, कोई फॉरेन बॉडी हमारे ऊपर राज्य करे, इट इज फाइन, इट इज ओके। राइट, तो फॉरेन रूल का होना ओके है, डेस्पोटिक रूल का होना ओके है। इनफैक्ट जब हमारी चिंता दूसरी दुनिया की है, तो इस दुनिया की, दिस वर्ल्ड, कौन ध्यान रखेगा? अंग्रेज कहेंगे अरे हम ध्यान रखेंगे भाई। राइट, तो अंग्रेज का कहना है कि भाई हम ध्यान रखेंगे। तो अगर आपको नेक्स्ट वर्ल्ड की चिंता है तो दे विल टेक केयर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो इसीलिए यहां देश कौन संभालेगा? तो इसीलिए उनकी जरूरत है, इसीलिए अंग्रेजों का यहां पे होना जरूरी है एज पर द ब्रिटिशर्स। राइट, प्लस जब हमको नेशनहुड का आइडिया ही नहीं है, जब हमको सेल्फ गवर्नमेंट का आइडिया ही नहीं है, तो क्यों ही हमें सेल्फ गवर्नमेंट देना है? राइट, क्यों ही हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देना है? तो दे विल जस्टिफाई एवरीथिंग व्हाट दे डू ऑन द बेसिस ऑफ दीज जनरलाइजेशन विच इज ग्रॉस जनरलाइजेशन विच इज इनकरेक्ट। राइट, मोर और लेस इनकरेक्ट। तो नाउ दिस इज द व्यू ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियंस। राइट है ना, कि वो अपने इंपीरियलिज्म, अपनी पॉलिसीज को जस्टिफाई करते रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज अजम्पशंस। राइट, तो खैर हम बात कर रहे थे जो है हिस्ट्री की, उनके ग्रॉस जनरलाइजेशन की। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कि हाँ हम सेल्फ गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि हमारे हिस्टोरियंस जो हैं, हमारे जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं, उनका क्या व्यू है, क्या टेक है इसके ऊपर। आइए इस बात को समझते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारा नेशनलिस्ट अप्रोच क्या है। राइट है ना, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, जरा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ तो कहानी है नेशनलिस्ट अप्रोच की। नेशनलिस्ट अप्रोच, ये हमारे जो भारतीय लीडर्स हैं, भारतीय हिस्टोरियंस हैं, वो क्या कहते हैं नेशनलिस्ट अप्रोच। देखो, एक पहली प्रॉब्लम नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस के पास ये है कि हाँ उनको निगेट करना है कॉलोनियलिस्ट व्यू। राइट, ये जो भी बातें कही जा रही हैं, चाहे वो मैक्स मुलर कह रहे हो, चाहे वो विंसेंट आर्थर स्मिथ कह रहे हो, कि हाँ जो कॉलोनियल व्यू है, दिस इज फर्स्ट थिंग दे हैव टू हैंडल। बट इसके साथ साथ उन पे जिम्मेदारी और भी है। उन पे जिम्मेदारी है, एक तो वो एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनका ऑब्जर्वेशन है कि देखो हम ठीक है कॉलोनियल व्यू को निगेट करेंगे,
बट वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, राइट, अगर इसको कंपेयर करो ब्रिटेन की सोसाइटी के साथ, तो इंडियन सोसाइटी कैसी सोसाइटी दिख रही है इनको? ये कह रहे हैं कि भाई इंडियन सोसाइटी हमारी फ्यूडल सोसाइटी टाइप है। फ्यूडल मतलब कि जमीन की जो ओनरशिप है वो मैटर कर रही है, कि हाँ एक जमींदार है वो पूरे जमीन की देखरेख कर रहा है, राइट, बाकी लोग उसी के नीचे खेती कर रहे हैं, राइट, नॉट एग्जैक्टली दिस इज फ्यूडलिज्म नहीं पढ़ा रहा मैं, बट समथिंग लाइक दैट, कि जो लैंड की ओनरशिप है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। और उसके चक्कर में ये फ्यूडल डिकेइंग सोसाइटी कह रहे हो कि हाँ हमारे यहां कोई ग्रोथ हो रही है नहीं, इनोवेशन हो रहा है नहीं, तो फ्यूडल डिकेइंग सोसाइटी उनको दिख रही है सेरा में। दूसरी तरफ ब्रिटिश सोसाइटी कैसी दिख रही है? कैपिटलिस्ट है और प्रोग्रेसिव है। तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि हाँ अब वो जो लिखेंगे खाली इनको झूठा ठहरा देना काम नहीं है, राइट, सोशल रिफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, राइट, इस सोसाइटी में जो चीजें गलत हो रही हैं उनको सही करना भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे जो बात करेंगे वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, हम बात करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री की, इसको एक नए अप्रोच से देखते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया, कि हमारा पहले का भारत कैसा था, राइट, है ना। रिकंस्ट्रक्शन तो करना ही है कि कॉलोनियल व्यू है इसको निगेट करना है, बट इसके साथ साथ जिम्मेदारी ये भी है कि हाँ हम सिर्फ इस तक लिमिट नहीं करेंगे, हमारे लिए सोशल रिफॉर्म भी जरूरी है, और हमारे लिए एक और एलिमेंट जरूरी है विच इज सेल्फ गवर्नमेंट। पहले ये बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझो कि हाँ हमें ये भी प्रूव करना है कि हाँ पॉलिटी वाइज क्या हम अपने आप को रूल करने में सक्षम है, क्या हम में ये कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, क्या ये कर पाएंगे। प्लस सोशल रिफॉर्म, जिस तरह की सोसाइटी है, खाली ये कह देना कि कॉलोनियल व्यू गलत है और हम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, राइट, ऐसी बात कर देने से खाली सॉल्व नहीं होगा। क्या हम इसका इस्तेमाल सोशल रिफॉर्म में कर सकते हैं? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट, कि सोशल रिफॉर्म, सेल्फ गवर्नमेंट और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया, तीनों ही इश्यूज इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो व्यू लेंगे ये लोग, तो इसमें 3 व्यू बनते हैं। एक व्यू बनता है जो कि मैं कहूंगा रैशनलिस्ट साइड, रैशनलिस्ट अप्रोच। वन इज रैशनलिस्ट अप्रोच, रैशनलिस्ट मतलब लॉजिकल, सही, राइट, है ना, जज्बाती नहीं, रैशनलिस्ट अप्रोच। ऑर्थोडॉक्स नहीं है, रैशनलिस्ट है, राइट, रैशनल है, रैशनल, उसके पीछे कोई लॉजिक है, कोई जो है पुख्ता ठोस जो है सबूत है, फाउंडेशन है। तो एक तो अप्रोच रैशनलिस्ट अप्रोच है, दिस इज फर्स्ट अप्रोच, राइट। सेकंड जो अप्रोच हमें दिखेगी, सेकंड अप्रोच दिखेगी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, कि उनका फोकस किस तरफ चला जाएगा कि जरा पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करी जाए। क्यों भाई, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि हाँ हम अपना राज्य स्वयं कर सकते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट, राइट। और थर्ड अप्रोच जो है, थर्ड अप्रोच इज हिंदू रिवाइवलिज्म। समझिएगा इस बात को थोड़ा सा, हिंदू रिवाइवलिज्म, राइट। अब एक जो अप्रोच है रैशनलिस्ट अप्रोच, कि रैशनली क्या चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए, क्या बच्ची का विवाह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, राइट, रैशनलिस्ट अप्रोच। क्या सती होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या विडो रिमैरिज हो जानी चाहिए, ये कहेंगे हाँ हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी हिस्ट्री में ऐसा होता था, हमारी हिस्ट्री में ऐसा लिखा है, एंशिएंट इंडिया में भी ऐसा होता था, स्क्रिप्चर्स भी इसको जस्टिफाई करते हैं। तो ये जो रैशनलिस्ट अप्रोच है, ये कहीं ना कहीं किस तरफ झुकाव है इसका? रैशनलिस्ट अप्रोच का झुकाव है सोशल रिफॉर्म की तरफ भी, राइट, तरफ भी। ऐसा नहीं कि खाली सोशल रिफॉर्म, बट हाँ मेजर मुद्दा सोशल रिफॉर्म भी है, इसको साइडलाइन नहीं किया जा रहा है, राइट। दूसरी तरफ पॉलिटिकल हिस्ट्री जो पढ़ी जा रही है, पॉलिटिकल हिस्ट्री मोस्टली सेल्फ गवर्नमेंट के लिए पढ़ी जा रही है, कि हाँ हमारे यहां पहले भी हम लोग राज्य करते थे, रिपब्लिक हुआ करते थे, डेमोक्रेसी जैसा फीचर हुआ करता था, ये प्रूव करने के लिए पॉलिटिकल हिस्ट्री, राइट। और हिंदू रिवाइवलिज्म इज मोर, थोड़ा सा एक्सट्रीम वे, कि हाँ जो पहले का जो हिंदू रिलीजन था, राइट, वो बड़ा प्रिस्टीन था, वो बड़ा प्योर था। तो ऐसा भी जो है यहां पे प्रूव करते हुए हमें कुछ हिस्टोरियंस नजर आएंगे,
राइट। तो वन इज रैशनलिस्ट अप्रोच, वन इज पॉलिटिकल हिस्ट्री, वन इज हिंदू रिवाइवलिज्म। तीनों एलिमेंट, तीनों एंगल्स को समझते हैं कि हाँ क्या हो रहा है। शुरू करते हैं रैशनलिस्ट अप्रोच से। सबसे पहले इसको टेकअप करते हैं। ये हमारा दूसरा एंगल है, ये हमारा तीसरा एंगल है, या है ना, प्लीज लिख लीजिए, इसको बना लीजिए। चलिए, तो रैशनलिस्ट अप्रोच तो समझते हैं जरा रैशनलिस्ट अप्रोच। देखिए, अगर आप नहीं बना रहे हैं तो हाँ, ये कम से कम पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, इसी से पढ़ लीजिएगा जो आपको सही लगे। राइट, चलिए, तो पहले हम बात करते हैं रैशनलिस्ट अप्रोच की। राइट, आप किताब से पढ़ना चाहें किताब से पढ़ सकते हैं, है ना, कोई इशू नहीं है। कि आप नोट्स नहीं बना रहे तो कम से कम किताब में हाईलाइट वाईलाइट कर लीजिए, वो भी चलेगा। ओके, तो पहले जो लीडर हमको रैशनलिस्ट अप्रोच के दिखते हैं, बड़ा नाम, विच इज राजेंद्र लाल मित्रा। राजेंद्र लाल मित्र, राइट, राजेंद्र लाल मित्र। नाउ इसे थोड़ा साइड से भी देते हैं। तो राजेंद्र लाल मित्रा, तो हम बात कर रहे हैं इंडियन स्कॉलर्स की कि हाँ, उन्होंने किस तरह से अप्रोच रखे, वेरियस स्ट्रीम्स क्या है। राइट, लेट मी टेक दिस फॉरवर्ड। या तो पहले जो स्कॉलर है विच इज राजेंद्र लाल मित्रा, इन्होंने क्या लिया व्यू, रैशनलिस्ट व्यू इन्होंने यहां पे लिया। अब इन्होंने किताब लिखी है इंडो आर्यंस। इंडो आर्यंस, राइट, इंडो आर्यंस। अब यहां पे ही हैज आल्सो पब्लिश्ड सम वैदिक टेक्स्ट, राइट, कि हाँ वैदिक टेक्स्ट वगैरह भी पब्लिश हुए हैं। बट द पॉइंट ही हैड मेड, वन ऑफ द पॉइंट ही हैड मेड इज कि हाँ, यहाँ पे लोग, यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, और जो आर्यंस थे एंशिएंट इंडिया में आर्यंस यूज्ड टू ईट बीफ। राइट, ये जस्टिफाई किया उन्होंने इस किताब में। राइट, कि हाँ भाई, ऐसा कुछ जो है हमारी जो पुरानी सोसाइटी थी वो भी मीट लविंग सोसाइटी थी, मीट ईटिंग सोसाइटी थी, बट वहां से हमने काफी चेंजेस लेकर आए। आई एम नॉट सेइंग कि कैटेगोरिकली, राइट, दिस इज अगेन एज पर माय बुक, डिस्क्लेमर इज ऑन। राइट, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैं कोई धर्म का ज्ञाता नहीं हूं, राइट, है ना। तो अगर मैं गलती कर दूं और आपकी रिलीजियस फीलिंग्स गलती से भी हर्ट हो जाए तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ पे इंटेंशन यूपीएससी की पढ़ाई करना है, यहाँ पे इंटेंशन जो है सिर्फ और सिर्फ ये है कि यूपीएससी जो पूछ सकता है हम उसकी पढ़ाई करें। मैं एक धर्म नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, धर्म का ज्ञान भी नहीं है मुझे, मैं क्या ही पढ़ा पाऊंगा, राइट, है ना। तो मुझे जो आइडिया है, हिस्ट्री का आइडिया है, तो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज इसे धर्म की नजर से मत देखिएगा। राइट, मैंने कहा ना कि हाँ, जो है लास्ट वीडियो में भी आई गॉट सम कमेंट एज वेल कि सर आपने ये क्यों कहा, हाँ, तो वो मुझे नहीं पता, है ना। तो जो है प्लीज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, एंड उसे दिल पे मत ले, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, है ना। मेरा इंटेंट सिर्फ यूपीएससी है, कोई रिलीजियस डिस्कशन यहाँ पे इंटेंट नहीं है। चलिए, ओके, राइट, तो यहां पे हमें पता चला कि जैसे कि लोग कहते हैं कि हाँ, जो है हम वेजिटेरियन हुआ करते थे। उन्होंने कहा नहीं भाई, वेजिटेरियन नहीं हुआ करते थे, राइट, वी यूज्ड टू कंज्यूम जो है बीफ एज वेल, ऐसा इन्होंने कहा। राइट, प्लस इन्होंने यहां पे जो राइटर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस समय के राइटर्स कंपेयर कर रहे हैं कि जो क्लास सिस्टम है ना इंडिया का, राइट, क्लास सिस्टम का, सॉरी, जो कास्ट सिस्टम है इंडिया का, जिसके ऊपर हमको बुरा भला कहा जा रहा है, caste system is very much similar to class system of Europe. राइट, तो आप जो कह रहे हैं कि हमारे यहां ही कास्ट सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम आपके यहां भी है, आपके यहां क्लास सिस्टम। राइट, हम ये नहीं कह रहे कि हाँ ये सही है या गलत है समथिंग, बट ये मत कहिए कि हमारे यहाँ ये यूनिक सा सिस्टम है, आपके यहाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू योर क्लास सिस्टम। अगर यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है आपको, तो सर यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखना चाहिए। राइट, तो कहीं ना कहीं हिस्टोरियंस ने ये लड़ाई शुरू कर दी है कि हाँ भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जो भी रिफॉर्म की बातें हैं, रैशनलिस्ट बातें, वो करने लगेंगे, प्लस जो कॉलोनियल व्यू था उसको भी चैलेंज करने लगेंगे कि कास्ट सिस्टम जो था अगर हमारे यहाँ है तो आपके यहाँ क्लास सिस्टम है, ऑलमोस्ट दोनों बातें सिमिलर है। राइट, सिमिलरली महाराष्ट्र में हमको एक ऑथर दिखते हैं। महाराष्ट्र में एक्चुअली दो नाम आते हैं। वन इज आरजी भंडारकर। आरजी भंडारकर एमजी रानाडे जी के मित्र भी हैं। आरजी भंडारकर, है ना। अब सोशल रिफॉर्म में देखेंगे हम इनको, आरजी भंडारकर जी ने जो किताब लिखी है, इट इज अपॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सतवाहनास। तो डेक्कन की कहानी है कि डेक्कन में सतवाहनास का रूल हुआ करता था,
राइट है ना, जो है मॉडर्न्स के बाद, तो उस रूल की इन्होंने बात करी है। तो सतवाहनास की हिस्ट्री की बात करी है, प्लस प्लस इन्होंने वैष्णविज्म की बात करी है, तो वैष्णविज्म, राइट, प्लस कुछ और सेक्स के बारे में भी बताया है इन्होंने। तो एक तो उन्होंने हिस्ट्री में रिसर्च करी है, ये तो एक बात हो गई, बट इसके साथ साथ एक और जो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ही सेड कि भाई पुरानी हिस्ट्री में या हमारी पुरानी किताबों के हिसाब से, राइट, जो विडो रिमैरिज है, विधवा विवाह जो है, विडो रिमैरिज, राइट, वो जस्टिफाइड है, पहले भी होता था, राइट है ना, पहले भी होता था, है ना, नियोग कहते थे इसको। तो पहले पुराने जमाने में भी, एंशिएंट इंडिया में भी हमारे यहाँ पे विधवा विवाह हुआ करता था, राइट। तो अभी मॉडर्न इंडिया में क्योंकि विधवाओं को विवाह नहीं करने दिया जाता था, विधवाओं का जो जीवन था वो काफी सन्यासी टाइप बना दिया गया था, एंड दैट इज द रीजन वो कह रहे हैं कि विधवा विवाह इज फाइन, इज ओके। प्लस वो कह रहे हैं कि चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी भाई पहले, राइट है ना, प्यूबर्टी के बाद भी बच्चे की शादी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो व्यूज हैं, मैंने कहा ना सोशल रिफॉर्म भी जरूरी है, कहीं ना कहीं जब हम रैशनलिस्ट अप्रोच की बात करते हैं तो यहां पे सोशल रिफॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, राइट, इसको निगेट नहीं करेंगे। तो एक तरफ वो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि देखो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री, सतवाहनास का राज्य हुआ करता था, ऐसा होता था, वैसा होता था, वो तो बात है ही है, बट उसके साथ साथ विडो रिमैरिज, चाइल्ड मैरिज, राइट, कास्ट सिस्टम के खिलाफ है वो। तो ये सारी बातें भी जो है यहां पे कह रहे हैं कि नहीं, अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए जाति में। तो जाति प्रथा के बारे में भी वो लिख रहे हैं कि नहीं। हालांकि अगेन हिस्ट्री के टर्म से बताऊं मैं तो हाँ, ये काफी हद तक साइडलाइन कर दिया गया उस समय, राइट। जब आरजी भंडारकर जी ने बात ये कही, 80s का दौर था ये, 1880s के आसपास, राइट, तो जो है ये काफी हद तक साइडलाइन भी हो गए थे, बट स्टिल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि वी हैव सच हिस्टोरियंस जो ये बात कह रहे हैं और ये बात आगे लेकर आ रहे हैं, पब्लिक डोमेन में लेकर आ रहे हैं, राइट। अब उस पर कितना अमल होगा, कितनी वो एक्टिवली फॉलो होगा, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट स्टिल द हिस्टोरियंस जो है डिड देयर वर्क, राइट। सिमिलरली एक और हिस्टोरियंस है महाराष्ट्र में ही, वी के राजवाड़े, राइट। तो लेट मी ऐड हियर ओनली वी के राजवाड़े, आपके पास जगह ना हो दूसरा पेज यूज कर लीजिए, जैसे भी सही लगे आपको। वी के राजवाड़े, तो वी के राजवाड़े क्या करते हैं, वी के राजवाड़े गांव गांव जाकर मैन्यूस्क्रिप्ट ढूंढते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब कोई पुरानी ऐसी किताब मिल जाए, है ना, कोई पोथी मिल जाए, पोथी कहते हैं ना हम लोग, तो पोथी मिल जाए जिससे मराठा की हिस्ट्री को दोबारा लिखा जा सके, राइट। तो वी के राजवाड़े 1926 वगैरह का दौर है, ये 1920 का दौर है, और ये मराठा हिस्ट्री पे काम कर रहे हैं, मराठा हिस्ट्री। प्लस इन्होंने किताब लिखी है मैरिज के ऊपर, मराठी में, राइट। और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है कि इंडिया में शादी क्यों हुई, कैसे हुई, राइट, उसके पीछे का पर्पस क्या है, कितनी तरह की शादियां होती हैं, दिस बुक इज अ क्लासिक, राइट। लेट मी शो यू, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं जो है सबसे पहले आरजी भंडारकर जी की, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, हम इनकी बात कर रहे थे, और इन्होंने किताब लिखी है अ पीप इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरजी भंडारकर, राइट है ना। यहां पे मॉडर्न डायनेस्टी की बात भी कर रहे हैं, गुप्ता डायनेस्टी की बात भी कर रहे हैं, सतवाहनास की बात भी करेंगे, राइट। प्लस वी के राजवाड़े या विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े, इन्होंने मराठा हिस्ट्री पे किताबें लिखी हैं, प्लस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, भारतीय विवाह संस्था का इतिहास, तो भारतीय विवाह के बारे में राजवाड़े जी ने किताब लिखी है, राइट। थर्ड एक और महाराष्ट्र के ही राइटर हैं, बात करते हैं उनकी, पांडुरंग वमन काने, लेट मी ऐड हियर ओनली पांडुरंग वमन काने, और इन्होंने एक बुक लिखी है धर्मशास्त्र का इतिहास, राइट, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। तो खाली धर्मशास्त्र लिख लो, रेस्ट यू कैन रिमेंबर, राइट, धर्मशास्त्र का इतिहास। तो यहां पे जरा समझो इस बात को कि धर्मशास्त्र का इतिहास जो लिखा इन्होंने, तो इंडियन कस्टम एंड लॉस क्या रहे हैं,
राइट, हिंदू कस्टम एंड लॉस क्या रहे, एंशिएंट इंडिया में क्या फॉलो किया जाता था, वर्ण आश्रम से धर्म किस तरह निकल रहा था, जुडिशरी किस तरह निकल रही थी, ये सारी बातें कि हाँ अगर लेट से कोई जो है लेट से अगर कोई वैश्य है तो उसकी क्या ड्यूटी बनती है, उसे क्या क्या करना चाहिए, अगर क्षत्रिय तो उसका धर्म क्या है। तो ये जो पूरा इतिहास है, जो कस्टम्स है, हमारा कल्चर है, राइट, उसके बारे में, हमारे धर्म के बारे में इन्होंने यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ द धर्मशास्त्र में लिखा है। राइट, तो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी फेमस बुक। राइट, so now so these are three important writers from Maharashtra. राइट, अब यहीं पे बात थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पांडुरंग भवन काने की हमने बात करी। राइट, चलते हैं थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री दूसरे वाले एंगल पे। राइट, है ना, वापस मैं आपको याद दिलाऊं कि हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे राइटर्स के 3 एंगल हैं। एक हमारा रैशनलिस्ट अप्रोच, कि बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जो रैशनलिज्म की तरफ है। राइट, कि हाँ ये सही है, ये गलत नहीं है। राइट, और प्लस उन्होंने हमारी हिस्ट्री बताई है। बट नाउ देयर आर राइटर्स हु आर वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉलिटिकल हिस्ट्री। आइए इसका जिक्र करते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री। नाउ कमिंग बैक, पॉलिटिकल हिस्ट्री। राइट, सो नाउ तो पॉलिटिकल हिस्ट्री यहां पे पॉलिटिकल हिस्ट्री का सेंस ये है कि हमें ये समझाना है कि हम सेल्फ गवर्नमेंट कर सकते हैं, अपने आप को खुद रूल कर सकते हैं, हमें किसी और के रूल की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ने का सेंस ये है। राइट, तो आइए इसको बनाते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे राइटर्स, एंड बाय द वे दिस इज द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर। राइट, पॉलिटिकल हिस्ट्री सबसे ज्यादा यही पढ़ी जाएगी। आज भी हम लोग भी ज्यादा फोकस इसी पे करते हैं। राइट, पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या दिखाना चाहती है, ये दिखाना चाहती है आर एक्सपर्टीज इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि हां हमको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना आता है। और जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो सबसे बड़ा नाम आता है अशोक का। तो खैर, तो बात करते हैं जो है पहले राइटर देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर, डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर, डी.आर. भंडारकर। नाउ डी.आर. भंडारकर बेसिकली एक एपिग्राफिस्ट हैं, और इनकी जो किताब है वो बेस्ड है अशोका के ऊपर। राइट, तो टेक्निकली ही इज एपिग्राफिस्ट। तो जो इंस्क्रिप्शन वगैरह लिखे जाते हैं राजा लोग, राइट, उसकी पढ़ाई करते हैं। और इनका जो पूरी जो किताब बेस्ड है वो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अशोका, कि अशोक अपना राज्य कैसा चलाता था। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ऑफ अशोक, तो अशोक के बारे में। राइट, कि अशोक का राज्य, अब जब हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो हमें समझ भी आता है कि अशोक का जो राज्य है या फिर अर्थशास्त्र की जो पॉलिटी है वो एंटायरली डिफरेंट है। राइट, इट इज मोर और लेस लाइक अ मॉडर्न पॉलिटी ओनली। राइट, कि उसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात हो रही है, उसमें आपकी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, उसमें पीपल्स वेलफेयर की बात हो रही है। राइट, तो जो अशोका का एडमिनिस्ट्रेशन दिखता है वो हमें बिल्कुल मॉडर्न लाइफ में दिखता है। लोग आज जो चीजें करने में चूक जाते हैं वो उस समय इकोनॉमी संभाल रहा है पूरी वो। राइट, और बहुत बड़ी इकोनॉमी संभाल रहा है, एक बहुत हैवी ब्यूरोक्रेसी है उसकी। राइट, है ना, कि अपने मिनिस्टर्स हैं, हर चीज का मिनिस्टर है, हर चीज का सुपरिटेंडेंट है, अध्यक्ष रखा हुआ है, उसने हायर किया हुआ है। राइट, तो जब इसकी बात करेंगे आप, अशोका के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, तो कई बार आप देखेंगे कि मॉडर्न सिस्टम लगेगा कि हाँ बहुत सारी बातें इनसे सीख सकते हैं। राइट, एंड अंग्रेज हमको बता रहे थे कि हमें डेस्पोटिक रूल का राज्य है, हमको सेल्फ गवर्नमेंट करना नहीं आता। एंड जब हम ये पढ़ते हैं हमें रियलाइज होता है कि अरे हम किस लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे। तो हियर डी.आर. भंडारकर इन दिस बुक जो है ऑन अशोका, ही प्रूव्स कि हाउ मच एक्सपीरियंस वी हैव। अशोका के ऊपर जो किताब है कि भाई हमको कितना ज्ञान है, कितनी जानकारी है, राइट, इन सारी चीजों की। दूसरे जो राइटर हैं वो है हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी। देखो मैं यहां पे ईयर नहीं लिख रहा उनका कि हाँ वो कब उनका जन्म हुआ, कब उनका जो है देहांत हुआ है, बट स्टिल अगेन जब आप बुक पढ़ना तो हल्का सा देख लेना, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज वेल। खाली एसेंस समझो, रफली 1900 के बाद ये सब हो रहा है, चलेगा। राइट, इतना बहुत है, इससे ज्यादा जो है इसे टाइमलाइन पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड द होल फिलॉसफी, यू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस, गुड इनफ। राइट, चलो तो हेमचंद्र राय चौधरी, देखिए अभी क्या बात करते हैं। ये बात इनकी शुरू होती है महाभारत से, कि महाभारत की जो कहानी है, जो लड़ाई है,
राइट, वो रफली 10th सेंचुरी बीसी की है। यहां से लेकर गुप्ता एरा, यहां तक की कहानी की वो बात कर रहे हैं, विच इज क्लोज टू 600 सीई। राइट, कि हाँ इनकी कहानी जो एंड हो रही है वो लगभग 10th सेंचुरी बीसी से स्टार्ट होकर 600 सी ही, यानी रफली 1600 साल की कहानी की बात कर रहे हो, 1600 ईयर्स। राइट, प्लस here he will talk about our polity, our administration, our society and all। तो ये सारा डिस्कशन अगेन पॉलिटिकल यहाँ पे मेन जो है फ्रेम है कि यहाँ से यहाँ तक किस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है, या फिर हमारी पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से है। राइट, यहाँ पे वो आर्थर स्मिथ की किताब को भी एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ भाई इन्होंने भी कुछ कुछ लिखा है। राइट, बट अदरवाइज हिज मेन फोकस इज कि हमारी पॉलिटी एंशिएंट इंडिया में किस तरीके की रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 टू 600 सीई। राइट, नाउ यहां पे जो है कहा जाता है कि हाँ भाई थोड़ा सा मिलिटेंट ब्राह्मणिज्म दिखाई देता है उनकी राइटिंग में, क्योंकि उनको अशोक की पीस पॉलिसी से थोड़ा इशू है। राइट, ही क्रिटिसाइज अशोका की पीस पॉलिसी। अगेन नॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट ठीक है चलो लिख लेते हैं, आजकल यूपीएससी बुक पे सवाल पूछ लेता है तो चलो ठीक है जान लेते हैं ये भी। Right, so this is one of the angle. Now ये दो इंपॉर्टेंट राइटर हमने बात करी नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस में, DR भंडारकर राइट एंड हेमचंद्र राय चौधरी, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, हेमचंद्र राय चौधरी जी की। नाउ जो थर्ड एंगल था हमारा, राइट, हिंदू रिवाइवलिज्म। अब उसमें बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हिंदू रिवाइवलिज्म। राइट, तो वन ऑफ द ऑथर इज आरसी मजुमदार। हम एक ही ऑथर की बात कर रहे हैं हिंदू रिवाइवलिज्म में। जो थर्ड एंगल है विच इज अबाउट कि हाँ जो हिंदू धर्म है हमें वो प्योर हिंदू धर्म लेकर जाना है। जैसे कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो है दयानंद सरस्वती, तो दयानंद सरस्वती बात करते हैं बैक टू द वेदास की। राइट, है ना, कि हाँ जो वेदास है वो प्योर फॉर्म ऑफ द रिलीजन है, वहां पे हमें वो चीज अचीव करनी है। तो दिस इज समथिंग सिमिलर कि रिवाइवलिज्म की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल, ये उन्होंने मजुमदार जी ने यहाँ पे बात करी है। तो दिस होल आइडिया इज अबाउट रिवाइवलिज्म कि हिंदुज्म को, धर्म को किस तरीके से हम रिवाइव कर दें, वापस वहीं पहुंच जाएं। राइट, धर्म में वो प्योरिटी जो हमारी ब्राह्मणिकल टाइम में हुआ करती थी, वैदिक रिलीजन जो था वो हमें अचीव करना है। तो उस तरह का थॉट प्रोसेस हमें यहाँ पे दिखाई देगा। राइट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बस जान लो नाम, राइट, और एक बुक जान लो, दैट्स इट। तो आरसी मजुमदार की एंशिएंट इंडिया। नाउ अगेन इस पूरे डिस्कशन में कहीं ना कहीं साउथ इंडियन हिस्ट्री मिस हो जाती है। राइट, नोबडी इज राइटिंग अबाउट साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के एक राइटर हैं नीलकांत शास्त्री, तो KA नीलकांत शास्त्री, बेटर टेक अ सेपरेट नोट, KA नीलकांत शास्त्री, नीलकांत शास्त्री। राइट, शास्त्री। तो शास्त्री जी ने जो पहली किताब लिखी है विच इज अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। दिस इज मोर और लेस बेस्ड ऑन नॉर्थ इंडिया ओनली। तो जो बाकी किताबें लिखी थी ये ऑलमोस्ट वैसी है। तो लोगों ने कहा उनसे कि अरे शास्त्री जी आपने जो किताब लिखी है इसमें साउथ इंडिया की कहानी बताओ ना हमें। राइट, साउथ इंडिया की कहानी तो इसमें नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ मिस हो गया, चलो दोबारा लिखते हैं। तो उन्होंने एक और किताब लिखी, अ हिस्ट्री ऑफ राइट, एंड ही केप्ट इट सिंपल, ही रोट साउथ इंडिया, सिंपल। तो उन्होंने कहा अरे ये रह गया था, तो हाँ ये दूसरी बुक में ले लो। तो दूसरी बुक में उन्होंने साउथ इंडिया को कवर किया और साउथ इंडियन हिस्ट्री का जिक्र किया। बट अगेन उनकी राइटिंग में कुछ जो है क्रिटिसिज्म है। नीलकांत शास्त्री जी की राइटिंग में क्रिटिसिज्म है। जैसे कि एक क्रिटिसिज्म ये है कि ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी को लेके वो काफी सीरियस है। राइट, ही टॉक्स अबाउट सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स, इसीलिए मैंने कहा था इसे अलग से लिख लो, ब्राह्मण, सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण। सेकेंड थिंग विच ही डिस्कसेस इज कि जो अर्ली इंडियन सोसाइटीज थी, राइट, उसमें बहुत हार्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। ये भी कुछ ज्यादा हो गया तो जो है ये दो बातें उन्होंने कही है जिसके लिए उनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है। खैर, तो हमने बात करी नीलकांत शास्त्री जी की, कहानी और आगे बढ़ाते हैं। राइट, बात करते हैं तो नीलकांत शास्त्री, द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया।
नाउ तो टिल 1960 हम लोग देखते हैं कि 1960 तक जो हमारे हिस्टोरियंस का नजरिया है ज्यादा क्या डोमिनेट कर रहा है, पॉलिटिकल साइड डोमिनेट कर रहा है। राइट, एक बार जल्दी से मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या किया। राइट, हम लोगों ने बात करी कि भाई हम नेशनलिस्ट अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काउंटर करेंगे कॉलोनियल व्यू को, वो काउंटर करेंगे कि भाई जो इंडियन सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म मांग रही है, रिफॉर्म की जरूरत है। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडिया एक जिम्मेदारी है, दूसरी जिम्मेदारी है सोशल रिफॉर्म, तीसरी जिम्मेदारी है सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसीलिए राइटिंग में हमें तीन तरह से दिख रही है। एक दिख रहा है रैशनलिस्ट अप्रोच जो कि सोशल रिफॉर्म पे भी फोकस करेगी, दूसरी दिख रही है हमको पॉलिटिकल हिस्ट्री जो कि हमें ये बताएगी कि हम लायक है सेल्फ गवर्नमेंट के, ऐसा कोई डिस्पोटिक रूल की अपन लोगों को आदत नहीं है। राइट, सब गलत है ऐसा कहना। राइट, थर्ड इज हिंदू रिवाइवलिज्म, कि हाँ भाई हिंदू रिवाइवलिज्म, कि हाँ जो प्योर हिंदुज्म है, जो वैदिक रिलीजन था, उसकी तरफ हमें वापस जाना है। और फिर हमने तीनों थ्रेड्स को पढ़ा। हमने बात करी कि भाई रैशनलिस्ट अप्रोच को देखा हमने कि हाँ हमें राजेंद्र लाल मित्रा जी दिखे, महाराष्ट्र में कुछ राइटर्स हैं आरजी भंडारकर, वी.के. राजावाड़े और पांडुरंग वमन काने। राइट, सिमिलरली हमने देखा पॉलिटिकल हिस्ट्री में तो डी.आर. भंडारकर, हेमचंद राय चौधरी, एंड उसके साथ साथ हमने बात करी जो है आर.सी. मजुमदार जी की। बट हाँ, तो साउथ इंडिया में नीलकंठ शास्त्री जी का हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री में ही एक और डिस्कशन किया। तो यहां तक हम लोगों ने बात करी जिसमें नेशनलिस्ट अप्रोच ऑलमोस्ट हमने फिनिश कर लिया। नाउ तो ये जो 1960 तक जो हमें जो अप्रोच दिख रहा है, राइट, लेट अस कम टू दिस पॉइंट। तो 1960 तक जो हमें अप्रोच दिख रहा है यहां पे टिल 1960, पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है। राइट, पॉलिटिकल हिस्ट्री की पढ़ाई सबसे ज्यादा हो रही है, सारे हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं। राइट, सो नाउ अब इसमें इशू क्या है, इसमें भी कुछ इशू तो हम कह सकते हैं अगर हम क्रिटिसाइज करें तो टिल 1960 वी आर रियलाइजिंग, राइट, कि मोस्टली इट इज पॉलिटिकल हिस्ट्री जो कि डोमिनेट करती है। सबसे ज्यादा यही पढ़ना चाहते हैं लोग कि वहां के राजा ने क्या किया, उस राजा ने क्या किया, तो सबसे ज्यादा इसी में लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री। नाउ इसमें इश्यू ये है कि जब लोगों को इसमें ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है कि हाँ बताइए पुलकेशिन ने क्या किया, सतवाहनाज ने क्या किया, जब ऐसा इंटरेस्ट आ रहा है तो राइटिंग भी उसी की तरफ थोड़ा सा इंक्लाइंड दिख रही है। जैसे कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ रिस्पेक्टिव रीजन्स, ग्लोरिफिकेशन, किसी रीजन का ग्लोरिफिकेशन कि हाँ इस इलाके में ऐसा होता है, और दूसरा डायनेस्टी कि इस डायनेस्टी ने ये कर दिया भाई, राइट, सूर्यवंशी थे, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। राइट, तो ये वाला काफी जो है एंगल डोमिनेट करने लगा। नो डाउट कि हाँ जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसने हमारे अंदर जो भारतीयता की भावना है, राइट, जगाई है, इंस्पायर्ड नेशनलिज्म, नो डाउट अबाउट दिस। राइट, तो कंट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं कि हाँ भाई ग्लोरिफिकेशन भी किया है, राइट, है ना, थोड़ा ज्यादा कर दिया कम कर दिया अलग बात है, ग्लोरिफिकेशन भी किया है, प्लस हमारे अंदर ये भारतीयता की भावना भी इस राइटिंग ने जगाई है। प्लस यहां पे जैसे हम लोग देखते हैं तो अब हमें दिखेगा कि इंपॉर्टेंस जो दी जाएगी इन राइटिंग में, तो इंडियन एलिमेंट्स पे राइटिंग में इंपॉर्टेंस दी जाएगी। सपोज अलेक्जेंडर की बात करेंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे अलेक्जेंडर 1/3 वही था, ये कहेंगे पोरस के साथ क्या बात हो रही थी। राइट, चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, और ग्रीक से जो है भारत को आजाद किया था। तो सेल्यूकस निकेटर कौन सा एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, पंजाब साइड, राइट, कंबोज, गांधार, वो वाला एरिया। राइट, तो इन एलिमेंट्स में हम ज्यादा फोकस करने लगेंगे जो है बिकॉज ऑफ दीज राइटिंग्स। राइट, इन राइटिंग से भी ये इंडियन एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर किसी फॉरेनर की भी बात हो रही है तो उसमें इंडियन जीत या फिर इंडियन ग्लोरिफिकेशन होगा। तो दिस इज समथिंग, दिस इज जो है कॉमन फैब्रिक, नॉर्मल जो है अंडरस्टैंडिंग इन दिस पॉलिटिकल हिस्ट्री राइटिंग। राइट, फॉर एग्जाम्पल वन मोर राइटर इज देयर वेरी फेमस इज केपी जायसवाल। राइट, केपी जायसवाल। अच्छा, एक और पॉइंट कि हम लोग एक और जैसे इसी के आगे कंटिन्यू करें थोड़ी सी बात, एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लो कि इसमें वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि हाउ ये जो बाहर से हमारे यहाँ लोग आए थे, राइट, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे आते हैं पोस्ट मॉडर्न एरा में आते हैं कुषाण, शाकास, राइट, तो इसी मुहिम में हम इनको भी क्रिटिसाइज कर देते हैं।
राइट। जबकि यहां पर ये करना थोड़ा सा गलत है कि किस तरह हमने इनको हरा दिया समथिंग, ये करना थोड़ा गलत है बिकॉज ये बाहर से आए जरूर बट ये इंडियन कल्चर में एसिमिलेट हो गए। राइट, समझो इस बात को कि एंशिएंट इंडिया में जो फॉरेनर्स आ रहे हैं, कुशांस का राज्य होगा, शाकास का राज्य होगा, तो ये जो लोग आ रहे हैं ये इंडिया आएंगे और हमारे ही कल्चर में बह जाएंगे। राइट, ऐसा नहीं होगा कि हमारे यहां कुछ लूटपाट करेंगे अपने देश वापस लेके जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। राइट, तो उनको क्रिटिसाइज करना या उनको हरा दिया, उनके ऊपर इंडिजिनस एलिमेंट्स को जो है हमने किस तरह डोमिनेट करवाया, ये चीज थोड़ा सा ज्यादा हो गई बट चलेगा, कोई बात नहीं। राइट, जो है वन ऑफ द क्रिटिसिज्म इज दिस एज वेल। राइट, प्लस वन ऑफ द क्रिटिसिज्म इज कि ग्लोरिफिकेशन भी शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं बट फिर भी चलो बेटर है, कॉलोनियल व्यू से तो बेटर है। नाउ लास्ट राइटर इज केपी जायसवाल। तो केपी जायसवाल जो है लिखते हैं, इनकी दो किताबें, दो राइटिंग इंपॉर्टेंट है। लास्ट राइटर की बात कर रहे हैं केपी जायसवाल। केपी जायसवाल तो 1910 एंड 12 में उन्होंने जो लिखा है, ही इज टॉकिंग अबाउट रिपब्लिक्स इन इंडिया, कि हमारे यहां पे रिपब्लिक्स हुआ करते थे, रिपब्लिक्स इन इंडिया। तो ही इज टेक्निकली टॉकिंग अबाउट सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमें याद आया कि सेल्फ गवर्नमेंट वाली बात, तो इन्होंने ये प्रूव किया कि भाई हमें अपने ऊपर राज्य करना आता है, हमें सेल्फ गवर्नमेंट करना आता है, कोई ऐसा टेक्निकल इशू नहीं है। राइट है ना, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हमको आता है, हमने बहुत पहले भी राज्य किया हुआ है ना। उन्हें कहा जाता है गण संघ, गण कहा जाता है, गण कहा जाता है, संघ कहा जाता है। राइट, तो गण और संघ हमारे यहां पहले हुआ करते थे, हमको अपने ऊपर राज्य करने का पूरा आइडिया है। राइट, नेक्स्ट 1924 he has written a book, Hindu Polity। हिंदू पॉलिटी, राइट, जो कि बहुत ज्यादा यू कैन से रेफर्ड बुक है। राइट, इट बिकेम अ क्लासिक, हिंदू पॉलिटी। तो रिपब्लिक्स इन एंशिएंट इंडियन टाइम्स की बात करते हैं, हिंदू पॉलिटी की बात करते हैं। राइट, नाउ ऐसा कहा जाता है कि ही इज ट्राइंग टू पुश मॉडर्न आइडियाज इन एंशिएंट इंडिया, ऐसा भी क्रिटिसिज्म थोड़ा बहुत उनको किया जाता है बट अगेन नॉट एट ऑल वेरी मच रेलेवेंट। राइट, वी अंडरस्टैंड कि हाँ भाई उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि हाँ किस तरीके से जो हमारा एंशिएंट इंडिया का जो पॉलिटी था, या जो एंशिएंट इंडिया का सिनेरियो था, वो ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं था। जो ग्रॉस जनरलाइजेशन ये लोग करके गए हैं ना कि हमें डेस्पोटिक रूल एंड ऑल का आइडिया है, हमें आदत है, नहीं ऐसा नहीं। राइट, हमें संघ जो है चलाना आता है, हमें जो है रिपब्लिक्स का आइडिया है, हमारे यहां रिपब्लिक डेमोक्रेसी हुआ करती थी। राइट, सुनाओ, ओके, सुनाओ जो है, या तो हम हिंदू पॉलिटी की बात करते हैं, उनकी बुक हिंदू पॉलिटी। सो लेट्स मूव टू द थर्ड एंगल विच इज कि ग्रेजुअली हमारे स्वभाव में परिवर्तन आया, राइटिंग के स्वभाव में। हमने डिसाइड किया कि अब हम थोड़ा सा नॉन पॉलिटी की तरफ चलते हैं। बहुत पॉलिटी, एक्सट्रीम पॉलिटी की बातें कर ली भाई। राइट, जरूरी था तो कर ली। तो नाउ देयर इज मूव टुवर्ड्स नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। नाउ देयर विल बी राइटर्स, ऐसे राइटर्स जो काफी फेमस होंगे, काफी बड़े राइटर्स, जो कि पॉलिटिकल हिस्ट्री से हटकर नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करेंगे। राइट, नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, आइए बात करते हैं। राइट, और ये बहुत बेहतरीन किताब है। अब इसमें सबसे बड़ा नाम आता है ए.एल. बाशम। राइट, ए.एल. बाशम, लेट्स टेक नोट्स। तो हम बात कर रहे हैं नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। बहुत पॉलिटिकल हिस्ट्री देख ली हम लोगों ने, बट जब होता ना कि आप बहुत खा पी लेते तो फिर मन करता कि व्रत कर दे, तो कुछ वैसा ही कि नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री। और इसमें पहला बड़ा नाम आ रहा है ए.एल. बाशम। ए.एल. बाशम, राइट, ए.एल. बाशम, ही इज ऑल्सो अ ब्रिटिश हिस्टोरियन, प्लस उनको संस्कृत का काफी ज्ञान है, हमारी इंडियन हिस्ट्री में उनको काफी रुचि है। राइट, सो नाउ इनका कुछ व्यू पॉइंट है, बहुत बेहतरीन पॉइंट बात कही है इन्होंने। इनका व्यू पॉइंट ये है कि कभी भी मॉडर्न व्यू से एंशिएंट इंडिया को या एंशिएंट टाइम्स को नहीं देखना चाहिए। राइट है ना, बहुत खूबसूरत बात है ये कि आज के हिसाब से पास्ट को जज मत करो।
राइट आज तुम बहुत एक्सपीरियंस हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो बचपन जज मत करो कि अरे बचपन में मैंने उससे लड़ाई कर ली, कितना गलत आदमी हूं मैं। नहीं, तब तुम छोटे थे, राइट, तुम्हारा एक्सपीरियंस कम था, राइट, या बचपन में मैंने ये पढ़ लिया होता तो कितना अच्छा हो जाता, राइट, है ना। ये जज करने का, ये सारे रिग्रेट करने का आज कोई फायदा नहीं है। तो आज की अपनी थॉट के हिसाब से, आज की अपनी फिलॉसफी के हिसाब से, मॉडर्न व्यू के हिसाब से पास को जाके जज करने लगना कि वो समय गलत हो रहा था, सही हो रहा था, राइट, पता नहीं। तो जो भी उस समय लोग थे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट कर रहे होंगे, राइट, जैसे आज हम अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं, अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो वैसे उस समय जो लोग थे वो भी अपना बेस्ट दे रहे होंगे, उनकी भी लिमिटेशंस थी, इश्यूज थे, हाँ, तो वो जो है हैंडल कर रहे होंगे, राइट। बट आज हम जजमेंट पास करने लगे, ये उसने गलत कर दिया, नहीं, ये चीज सही नहीं। तो ए.एल. बाशम जी का कहना है कि भाई मॉडर्न व्यू के हिसाब से कभी एंशिएंट टाइम्स को जज नहीं करते, है ना, जबरदस्ती अपना ये व्यू पॉइंट मत लगाओ। सेकेंड पॉइंट ही सेज कि पास्ट अगर पढ़ना है, राइट, पास्ट पढ़ा जाता है, पास्ट से सीखा जाता है, तो पास्ट पढ़ने का एक ही तरीका है। देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि हाँ, पास्ट को पढ़ो क्यूरियोसिटी के साथ कि क्या ये हुआ था, अच्छा। पास्ट को पढ़ो प्लेजर के साथ कि वाओ ये हुआ था, राइट। कि जब भी आप एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, कोई भी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप उसको पढ़िए क्यूरियोसिटी के साथ, आप उसको पढ़िए प्लेजर के साथ कि अच्छा ये जानने को मिला कि हाँ ऐसा हुआ करता था, राइट, हाँ उसे कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छी बात। बट जजमेंट, मॉडर्न व्यू नहीं, ये सब जो है आपको उसमें पास नहीं करना है। एंड प्लस उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मटीरियलिस्ट फिलॉसफी में, कि इंडिया में भी मटीरियलिस्ट फिलॉसफी हुई है, मटीरियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ हेट्रोडॉक्स सेक्ट। अब जैसे इसमें फेमस, वैसे तो बुद्धिज्म जैनिज्म भी इसी में आएगा, राइट, हेट्रोडॉक्स सेक्ट, बट इसमें एक फेमस जो है फिलॉसफी है लोकायत, लोकायता, चरवाक की फिलॉसफी है लोकायता। लोकायता कहता है, या चरवाक की फिलॉसफी कहती है कि जो है जीवन है, जो अभी है, जिसे मैं छू सकता हूं, इसी पे भरोसा करो, है ना, जो मैं देख सकता हूं, जो मैं छू सकता हूं, जो मैं विश्वास जो है महसूस कर सकता हूं, मैं खाली उसी पे भरोसा करूंगा। क्या मैंने स्वर्ग देखा है? नहीं देखा है, तो मैं क्यों भरोसा करूं? क्या मैंने भगवान देखे, है ना, ऐसा ऐसा कहते हैं ये लोग, है ना, सॉरी, राइट। तो जो है अगेन, तो लोकायत की फिलॉसफी है ये कि हाँ जो है ओनली बिलीव इन द थिंग्स विच यू हैव सीन, विच यू हैव एक्सपीरियंस्ड, राइट। तो इसीलिए नेक्स्ट वर्ल्ड की चिंता मत करो, दूसरी दुनिया की चिंता मत करो, अभी जो तुम्हारे हाथ में कर्म है, अभी जो तुम्हारा सुख है, राइट, उस पर फोकस करो, राइट, सुखी होने की कोशिश करो, ये मत सोचो कि अगले जन्म में सुखी होऊंगा जाके, ऐसी फिलॉसफी। तो ही हैज, ए.एल. बाशम हैज लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन सच फिलॉसफीज, राइट, ए.एल. बाशम। और इनकी जो किताब है, आपने नाम सुना होगा, शायद पढ़ी भी हो, वंडर दैट वाज इंडिया। तो 1951 में इनकी किताब आती है वंडर, नाम भी ऐसा ही कि वंडर दैट वाज इंडिया, क्यूरियोसिटी, प्लेजर, राइट। तो वंडर दैट वाज इंडिया, ये किताब इन्होंने यहां पे लिखी, राइट, जिसमें एंशिएंट इंडियन कल्चर की बात करी है उन्होंने, कल्चर की बात करी है, प्लस इसमें कोई जनरलाइजेशन, प्रीजडिसेस नहीं, ये सब कुछ नहीं, जजमेंट पास नहीं कर रहे कि ऐसा क्यों होता था, ये हुआ करता था, ऐसा कोई जजमेंट पास नहीं कर रहा है कि गलत सही एंड ऑल। इट इज लाइक वंडर दैट वाज इंडिया, कि इंडिया में ऐसा ऐसा होता था, राइट। इसी सीरीज में दूसरे राइटर हैं डी.डी. कौशाम्बी। तो लेट्स ऐड डी.डी. कौशाम्बी। डी.डी. कौशाम्बी, आप समझ रहे हैं, हम नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो राइटर्स जो पॉलिटिकली नहीं लिख रहे, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं दे रहे कि हाँ राजा ने ये किया वो किया, नहीं, जो बाकी चीजों पे फोकस कर रहे हैं, मैं भी सोसाइटी पे, कल्चर पे, उन एलिमेंट्स का ध्यान दे रहे हैं, राइट। तो 1957 में ही हैज रिटन दिस बुक। तो दो किताबें हैं इनकी, एक 1957 में बुक आ रही है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, 1957, an introduction to the study of Indian history। एक किताब इनकी ये है, राइट। और दूसरी बुक इन्होंने लिखी है 1965 में, द सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया, द civilization of ancient India,
राइट, एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, इन हिस्टोरिकल, तो बड़ा सा नाम है डीडी कौशाम्बी जी, आउटलाइन, तो उन्होंने सारी किताबों के बड़े बड़े नाम रखे कि यूपीएससी पूछे तो आप ऐसे समझिए, बड़ा नाम है, कौशाम्बी जी ने लिखी होगी। राइट, सो नाउ तो हेयर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हिम इज कि इनका जो इंटरप्रिटेशन है वो काफी मटीरियलिस्टिक है। मटीरियलिस्टिक समझते हो बाय द वे, मटीरियलिस्टिक होता है कि हाँ पदार्थ की तरफ प्रेम, राइट, मटीरियलिस्टिक कि हाँ मुझे आईफोन चाहिए, मुझे जीवन में ये बनना है, ये करना है, राइट, है ना, वो ओहदा मुझे अचीव करना है। तो ये क्या हो गया, ये सारी चीजें मटीरियलिज्म में जोड़ी जाती है, राइट, कि आपको किसी पदार्थ को लेके, किसी मटीरियल को लेके मोह माया है कि हाँ मुझे ना आईफोन चाहिए, मुझे जो है लैपटॉप चाहिए मैक का, है ना। तो ये सारी जो चीजें, बहुत ही लेमैन एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि हाँ दिस इज कॉल्ड एज कि पदार्थ की तरफ, चीजों की तरफ मोह है, सोने की तरफ मोह है, पैसे की तरफ मोह है, तो मटीरियलिस्टिक हो गया। राइट, तो स्पिरिचुअलिज्म उल्टा हो जाएगा, स्पिरिचुअलिज्म की हाँ भगवान अध्यात्म में आप लग गए हो। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है, दिस इंटरप्रिटेशन इज द मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, राइट, कि हाँ भाई मटीरियलिज्म किस तरीके से ग्रो हुआ है। कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है ना, इसको बहुत निगेटिवली मत देखो, राइट, है ना, कि हाँ ये अरे तो बड़ी निगेटिव बात हो गई कि हमें आईफोन ही चाहिए, नहीं नहीं, निगेटिव नहीं है। सोसाइटी का जो मटीरियलिस्टिक बिहेवियर है, जो ग्रोथ की तरफ झुकाव है कि हाँ हमको आज जो है पिज्जा खाना है, आज हमको जो है आज बाहर डिनर करना है, तो अगर कोई बाहर डिनर करने जाएगा नहीं तो ये रेस्टोरेंट चलेगा नहीं, समझ आ रही बात। तो ये जो मटीरियलिज्म है कहीं ना कहीं यही ग्रो कर रहा है। अगर यूरोप ग्रो कर रहा है, ब्रिटेन में अगर लेट्स से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मटीरियलिस्टिक थॉट है ना। ऐसा थोड़े कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है ह्यूमन काइंड की सेवा करने के लिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। दे वांट मोर मनी, इकोनॉमी को ग्रो करना है। तो मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन का मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई जो है नेगेटिव हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। अरे भाई दुनिया चल रही है उसी पे, इकोनॉमी की ग्रोथ उसी के ऊपर है। तो यहां पे मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन इज मोर लिंक्ड टू, ये जो इंटरप्रिटेशन हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन है कि हम किस तरीके से ग्रो हुए हैं, वो इकोनॉमी के ऊपर है। और प्लस दिस इज वेरी मच डिराइव्ड फ्रॉम मार्क्सिस्ट और मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन, राइट, जो मार्क्सियन थॉट है उसके बेसिस पे जो है इसको डिराइव किया गया है, राइट। तो इनकी जो थॉट प्रोसेस है दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन कार्ल मार्क्स। और ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो भी हमारी इंडियन इकोनॉमी है, सोसाइटी है, कल्चर है, राइट, जो भी इकोनॉमी का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से इकोनॉमी के प्रोसेसेस के ऊपर बेस्ड है, राइट, है ना। कि भाई जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी पूरी ग्रोथ है, और वो ग्रोथ कैसी भी हो, चाहे वो सोसाइटी की ग्रोथ हो, चाहे कल्चर की ग्रोथ हो, चाहे कोई भी ग्रोथ हो, राइट, ये पूरी तरह से बेस्ड है प्रोडक्शन पे। जैसे जैसे इकोनॉमी ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो ट्रेड हो, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेंगे चीजें बदलने लगेंगे। तो इस एलिमेंट को ऑब्जर्व किया है उन्होंने, राइट। तो दिस इज डीडी कौशाम्बी। तो नाउ तो डीडी कौशाम्बी की हम बात कर रहे थे, उनकी राइटिंग की बात कर रहे थे, इंडियन हिस्ट्री में उन्होंने बुक लिखी है वाली, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ ही इज बेसिकली कनेक्टेड टू द मटीरियलिस्टिक व्यू, प्रोडक्शन पे किस तरह से बेस्ड है, ये हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। नाउ लास्टली हमें दिखता है कि जो है आगे जाके अभी जो मेथड है, राइट, 80s के बाद अगर हम देखें, राइट, तो 1980s के बाद हमें दिखेगा कि अभी का मेथड काफी साइंटिफिक सा मेथड है, राइट। अभी जो हिस्टोरियन लिखता है, तो अभी का हिस्टोरियन, इनफैक्ट आज का हिस्टोरियन भी जब वो लिखता है तो वो बहुत सारी चीजों को रेफर करता है, राइट, कि हाँ आर्कियोलॉजी में हमको क्या मिला है, तो जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है। आज जो हिस्ट्री लिखी जा रही है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड कर रही है, राइट। करंट टुडेज हिस्ट्री या हिस्ट्री राइटिंग, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री राइटिंग, राइट, ये डिपेंड करती है हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पे, प्लस एंथ्रोपोलॉजिकल सोर्सेस पे, राइट। ये नहीं कि किसी ब्लाइंड पे पर्सपेक्टिव दे दिया हमने कि हाँ ऐसा हुआ होगा, जो इंक्लूड करता है जो है लिटरेरी सोर्सेस ने क्या कहा है, अदर ऑथर्स के व्यूज क्या हैं,
राइट, क्वाइंस वगैरह क्या मिला है हमको वहां पे, राइट, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं तो क्या मिले, तो बहुत सारी चीजों को व्यू में रखते हुए प्लस उनको आपस में एक दूसरे से वेरीफाई करते हुए तब आज के हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते हैं, राइट। इट इज नॉट बेस्ड ऑन वन सोर्स कि हाँ ये हमने पढ़ा और उस पर इतिहास लिखने लग गए। तो आज की हिस्ट्री काफी डिफर करती है, काफी वेरी करती है जो करंट हिस्ट्री है उसके जो प्रोसेसेस हैं, एंड दिस डेफिनेटली शोज कि हाँ नाउ इन दिस प्रोसेस देयर इज रैशनलिज्म, राइट, एंड इन दिस प्रोसेस देयर इज प्रोफेशनलिज्म। पर्सनल बाइसेस कम होते जा रहे हैं, राइट। तो करंट प्रोसेसेस अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको काफी रैशनलिज्म दिखेगा, काफी प्रोफेशनलिज्म दिखेगा, जो बायसेस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, जो जनरलाइजेशन एक जमाने में हम बात कर रहे थे, वो सारी चीजें अब यहां पे कम होने लगी, राइट, है ना। जैसे कि स्टिल जैसे अगर लेट्स से ब्रिटिश हिस्टोरियंस भी कोई लिख रहा है, वेस्टर्न हिस्टोरियंस भी लिख रहे हैं, राइट, तो वो ऐसा नहीं कहते कि हाँ ये सारी चीजें बाहर से आई हैं या इंडिजिनस हैं, राइट। इस तरह से ब्लाइंड जो है कमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। पहले कहते थे लोग कि हाँ जो भी अच्छा हुआ है इंडिया में वो बाहर से आया है, तो वेस्टर्न राइटर्स ऐसे कहते थे। बट स्टिल वन थिंग दे बिलीव कि हाँ जो इंडिजिनस डेवलपमेंट है, राइट, रिलीजन हो गया, रिचुअल्स हो गया, कास्ट हो गया, किनशिप हो गया, राइट, ट्रेडिशन हो गया, हमारे कहीं ना कहीं इनका अच्छा खासा योगदान है हमारे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। और इसी का रिवर्स जो इंडियन राइटर्स हैं, बहुत सारे राइटर्स उल्टा भी लिखते हैं, राइट। बहुत सारे राइटर्स इस बात पे ध्यान देते हैं कि जो भी हुआ है इंडिया में ही अच्छा हुआ है, राइट, हमने ही सारी अच्छी चीजें करी हुई, ये भी एक तरह का बायस्ड है, राइट। ऐसा थोड़ा है कि दुनिया में जो भी कुछ अच्छा करा हुआ है हम ही ने करा हुआ है। हाँ, हम इस बात पे प्राउड फील कर सकते हैं कि हमने बहुत सारी अच्छी चीजें करी हैं, हमने वर्ल्ड को काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, बट ये ब्लाइंडली कहना कि हाँ हम ही अच्छा कर रहे थे, बाकी सब लोग कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, दिस इज लाइक थोड़ा सा ग्रॉस जो है जनरलाइजेशन है या जो ग्रॉस असम्पशन है, right? So they will be a lot of Indian writers will be talking about this as well. तो आर एस शर्मा कहते हैं कि हाँ ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि हम ऐसी बातें भी करने लगे, बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसी बातें भी करने लगे कि रिलीजन का रोल मैग्नीफाई करने लगेंगे, जो हो रहा है वो इंडिया में ही हो रहा है, जो हो रहा है धर्म की वजह से ही हो रहा है, ऐसी बातें मैग्नीफाई होने लगेंगी। और इसी के तहत हमारा चौथा व्यू आता है विच इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इज कम्युनल अप्रोच, राइट। रिसेंट हिस्ट्री में हम काफी हद तक रिसेंट व्यू में हम काफी हद तक ऐसी राइटिंग भी देख रहे हैं विच इज कम्युनल अप्रोच, राइट, है ना। आर एस शर्मा बुक में और भी बातें लिखी है, मैंने काफी टोन डाउन कर दिया है क्योंकि यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, राइट, है ना, तो ये यूट्यूब पर जाएगा तो दैट इज द रीजन थोड़ा सा टोन डाउन कर दिया, बट स्टिल अगर आप आर एस शर्मा पढ़ रहे हैं, राइट, तो यू विल रियलाइज कि हाँ उन्होंने और खुल के जो है इस पे बात रखी है, राइट। तो खैर तो द पॉइंट इज कि कम्युनल अप्रोच में प्रॉब्लम ये है कि नाउ कहीं ना कहीं कम्युनल के साथ साथ, क्या पहली बात मतलब क्या है कम्युनल का, कम्युनल राइट नाउ अभी जो हिस्ट्री लिखी जा रही है, इतिहास दिखाया जा रहा है, इट इज समवेयर बेस्ड अपॉन सम रिलीजन, कि जो भी हुआ था इसी धर्म में हुआ था, इसी धर्म के हिसाब से ही हुआ था, राइट, है ना। तो ये जो धर्म बेस्ड हिस्ट्री है ना, कि हाँ सिंगल फोकस होके कि हाँ जो है इसी धर्म में ही सब कुछ सही हो रहा था, राइट, ये जो व्यू है दिस इज कम्युनल व्यू, राइट, कि एक कम्युनिटी है ना, एक कम्युनिटी ये कहना चाह रही है कि हाँ हम ही ने सब कुछ किया हुआ है, राइट। तो कम्युनल व्यू इज यू कैन से थोड़ा सा मायोपिक व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, थोड़ा सा पारदर्शिता हो जाते हैं लोग, राइट, हम दूरदर्शिता खत्म हो जाती है। तो कम्युनल व्यू जो है दे जो है दे ट्राई टू जस्टिफाई हिस्ट्री, राइट, और मे बी अगर करंट उसमें देखो तो बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गई ऐसी चीज को जस्टिफाई करने में कि हाँ सारी चीजें जो है यहीं पे हो रखी हैं, एटसेट्रा, right, so I'll not go in detail in this one, not required as such, right, but yes, okay, so 1980 से हम देख रहे हैं कि हाँ ये थोड़ा सा व्यू चेंज हो रहा है, 1980 से इस तरह का भी एक राइटिंग चल रही है जो कि जस्टिफाई करती है, राइट, है ना। बट देयर आर राइटर्स जो हमारे कंट्रीब्यूशन को भी बताते हैं कि हाँ भाई हमारा कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड क्या है, बट द पॉइंट इज कि एज अ हिस्टोरियन वी हैव टू बी कॉशियस, राइट, जो हिस्टोरियन है, जो राइटर्स हैं, और इनफैक्ट जो रीडर्स भी हैं, दे शुड ऑल्सो बी कॉशियस अबाउट किस सोर्स को आप रेफर कर रहे हैं, उसको कितनी तवज्जो देनी चाहिए, राइट। क्या वो एंगल जो है, हो सकता है वो कुछ आप समझ रहे हो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ऐसा ही हुआ था,
बट हो सकता है कि उसके पीछे एक पर्सपेक्टिव हो सकता है उसके पास एक एजेंडा हो। अगर आप कॉलोनियल किताब उठा के पढ़ेंगे आपको लगेगा अच्छा तो सही ही था, ऐसा ही करना चाहिए था, राइट। आप नेशनलिस्ट व्यू पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं पूरी तरह गलत है। बट पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा वाओ क्या क्या पॉलिटी थी, राइट। बट जो नॉन पॉलिटिकल व्यू है, जो न्यूट्रल व्यू है, राइट, अगर आपको कोई व्यू दे भी रहा है तो उससे थोड़ा सा हट के सेंटर में आपको समझना पड़ेगा कि हाँ हिस्ट्री क्या रही होगी। एंड देन द लास्ट इज कॉलोनियल व्यू, सॉरी कम्युनल व्यू, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो है अभी काफी सारे इररेशनल राइटिंग्स भी आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो मिथ है, राइट, मिथ और लेजेंड्स को भी हिस्ट्री के साथ जोड़ा जा रहा है। जो माइथोलॉजी है और जो हिस्ट्री है, माइथोलॉजी जिसका एविडेंस भी नहीं है उसको भी हिस्ट्री के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको दिखाई देती हैं, राइट। दे विल बी लाइक कि हाँ ब्राह्मणिकल सोसाइटी में जो इश्यूज हैं, कास्ट सिस्टम एटसेट्रा, डिस्क्रिमिनेशन, उसको वो अंडर प्ले कर देंगे, नहीं ये सब तो कुछ नहीं, राइट। बट अदर थिंग्स दे विल ग्लोरीफाई, राइट। तो सोशल इनइक्वालिटी एंड ऑल जो है सोसाइटी में उसको इग्नोर कर देंगे, बट बाकी चीजें जो हैं उसको ग्लोरीफाई करने लगेंगे, माइथोलॉजी को हिस्ट्री से कनेक्ट करने लगेंगे। ये सब थोड़े से इश्यूज होने लग गए हैं, राइट। सो खैर तो जो है जैसे कि एक बात उन्होंने कही है आर एस शर्मा, आई एम कोटिंग आर एस शर्मा ओनली, राइट, कि पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी जुड़ी हुई है आर्यन से। आर्यंस जो थे तो उस समय पॉटरी कैसी चल रही थी, वो ऐसी पॉटरी चल रही थी, पेंटेड ग्रेवेयर, इस तरह की पॉटरी चल रही थी। तो लोगों ने कहा कि अच्छा इंडिया के बाहर कहाँ कहीं पेंटेड ग्रेवेयर मिल रहा है, हमने कहा नहीं मिला। तो कहा गया कि अच्छा तो आर्यंस इंडिया गए थे, आर्यंस टेक्निकली इंडिजिनस हो गए, इससे ये प्रूव हो गया, ऐसा कहने की कोशिश करी जा रही है। तो आर एस शर्मा वही कह रहे हैं कि हाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बात को कि हाँ इस तरह की बातें हो रही है एंड वी शुड ऑलवेज बी कॉशियस अबाउट दिस, राइट। तो अगेन जो है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, इट इज परफेक्टली फाइन। तो नाउ खाली इस पार्ट को जो हमने डिस्कस किया, हालांकि यूपीएससी सवाल पूछ चुका है कम्युनलिज्म में, राइट, कम्युनलिज्म के ऊपर सवाल पूछ चुका है। और व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट कम्युनलिज्म यू हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल पिकिंग योर वर्ड्स, राइट। मैं तो चलो फिर भी कह रहा हूँ कि हाँ मैं यूट्यूब पे हूँ, प्लस मुझे कोई जो है चेक नहीं कर रहा है, मुझे कोई इस पर स्कोर नहीं देगा, राइट। तो इट इज़ फाइन, है ना, कि मैं थोड़ा ब्लंट हो सकता हूँ, थोड़ी बातें कह सकता हूँ, बट जब कॉपी पे लिखोगे यू हैव टू बी पॉलिटिकली करेक्ट। तो खैर हमने चारों व्यूज हमने बात कर लिए, राइट। और जो सवाल जो पूछा था मैंने कि कॉलोनियल व्यू को किस तरह से निगेट किया है नेशनलिस्ट अप्रोच में, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, राइट। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, बात करेंगे चैप्टर 3 की। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट सेक्शन मुझे बताओ कि हाँ क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपने नोट्स बनाए या फिर आप ये पीडीएफ ही फॉलो करोगे, जो करना है करो, बट बता दो क्या करने वाले हो, सो दैट आई नो अकॉर्डिंगली। अगर आप पीडीएफ ही फॉलो करने वाले हो तो आई बी मोर कॉशियस, थोड़ा हैंड राइटिंग और ध्यान रखूंगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो वेल हैंड राइटिंग का नहीं भी ध्यान रखता हूं मैं, बट स्टिल, राइट। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ आप कैसे इस चैप्टर को अप्रोच कर रहे हो। बट या सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।